हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में कुछ गंडन ने दरवाजा तोड़ दिया। वो कर्जा वसूलने आए थे। वो लड़की डर से कांप रही थी पर अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी को बचाने लगी। लेकिन एक ही पाल में वो उनके कब्जे में आ गई। पर वो बदमाश सिर्फ कर्जा ही नहीं, उसकी रूह तक को अपने कब्जे में लेना चाहता था। जब उसकी नजरों ने उसकी मासूमियत और खूबसूरती को ताड़ा, ठीक उसी वक्त एक हाथ ने उससे रोक दिया। वो कोई और नहीं, एंजल था। पर अभी तो वो मर चुका था। ये आखिर क्या हो रहा है? वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। रात के सन्नाटे में एक दिलतोड़ रोना गूंज रहा था। माँ, माँ, मुझे आपकी जरूरत है। एंजल की बीवी दर्द में बिलखती हुई उसके पैरों से लिपट गई और चीखी, एंजल, तुम एक घिनाऊ इंसान हो। होन होन तुम्हारी बेटी है। कैसे अपनी जान से प्यारी बेटी को कर्जे में दे सकते हो? अंगर ह्यूई का जो भी कर्जा है मैं कुछ और काम करके चुकाऊंगी। और होन होन, जिसे उसने उठाया हुआ था, वो भी बिलक रही थी और लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। माँ, माँ, इस बात पर एंजल गुस्से में आग बाबूला हो गया और गुराया, तुम्हारी असदू पैसे की कमाई से उतने में तो मैं दूबाजी शर्ट भी नहीं लगा पाऊंगा। क्या तुम्हें नहीं पता अंगर ह्यूई कैसा आदमी है? ये बोलते ही उसने उसके बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए बोला, अगर कर्जा नहीं चुकाया तो कल अंगर ह्यूई हमें टुकड़ों में बेच देगा। उसने बेदर्दी से उसे धक्का दिया, निकल यहाँ से। होन होन ने उसे जमीन पर तड़पते और रोट ह्यू देखा। माँ, माँ, एंजल की बीवी मुश्किल से उठने लगी। मेरी बेटी वापस करो, मुझे दो। वो एंजल की तरफ लपकी, गुस्से से उस पर चिल्लेट ह्यू और फिर उसके कंधे पकड़कर चीखी, मेरी बेटी वापस करो। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस नन्ही जान को उसके हाथ से छीनने के लिए। अचानक एंजल का पाम फर्श पर पड़ी बियर की बोतल पार पड़ा। वो फिसल गया और हैरा परेशान होकर नीचे गिर पड़ा। पूरे घर में धीरे धीरे खामोशी छा गई। एंजल का सर फर्श से टकराया और उसकी जान चली गई। एक बेईमानी मौत का शिकार हो गया वो। उसकी बीवी ने खामोशी से होन होन को कांस के गले लगा लिया। वो छोटी बच्ची डर के मारे चीख पड़ी। माँ, होन होन बहुत डर गई है। उसने जल्दी से उस डर कर रोटी हुई बच्ची को चुप कराया। होन होन, रो मैट, कुछ नहीं हुआ है। उसने तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक है। अचानक दरवाजा फिर जोर से खुला। एक गुंडा धमकी देते हुए बोला, ए निकम्मे, तेरा वक्त खत्म, बाहर निकल अभी। उफ! उसने जमीन पर पड़े एंजल के शेर को देखा। उसका शेर बियर की खाली बोतलों के बीच बेसुध पड़ा था। उसने गुस्से से कहा, ये फ्रीलोडर, इस बार फिर क्या नया नाटक है? वही मरने का इरादा है क्या? अरे मर भी गया तो बिल तो चुकाना पड़ेगा। उसने फिर एंजल की वाइफ की तरफ देखा। सही कहा ना गर्ल? लेकिन वो लड़की उन सब का सामना करने के लिए हिम्मत से खादी हो गई। और फिर उसने आसपास के लोगों का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर जोर से चिल्लाया, निकल जाओ, सारे के सारे दफा हो जाओ यहाँ से। तुम गुंडे बिल्कुल निचले दर्जे के लोग हो। और बस यही तो चाहिए था। सारे लोग हैरानी से घर के अंदर झांकने लगे। गुंडे ने ये देखा तो गुस्से से आंखें दिखाई। क्या घूर घूर के देख रहे हो? कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है यहाँ। अरे नहीं नहीं, ये तो बस लीगल डेट कलेक्शन है। चलो चलो दफा हो जाओ सारे। पास के एक पड़ोसी ने ये देखा तो बड़े आराम से बोला, क्या कर रहे हो भाई? कर्जे के लिए अब बच्चों को भी टारगेट करोगे क्या? क्या क्या अब देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर बाकी नहीं रहा? गुंडे ने कमीने तरीके से हंसकर मजाक उड़ाया। ओह, तो ओल्ड मैन उनकी तरफ से बात करना चाहते हो? उसने सीधे उस आदमी की तरफ उंगली की जिसे वो दार गया। भरोसा नहीं होता क्या कि मैं अभी अपने लोगों को तेरे घर के सामने खड़ा कर दूं पैसे निकलवाने के लिए? पड़ोसी फौरन पलट गया। ओह नो! घर पे सूप चूल्हे पे चढ़ी थी। सब लोग इधर उधर जाने लगे। चलो चलो डिस्पर्स हो जाओ। गुंडा उस लड़की की तरफ पैल और बोला, गर्ल, तो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। एंजल की वाइफ इतनी डर गई थी कि उसने ट्योरेंट एक नाइफ उठा ली धमकाने के लिए। तुम सब मेरे पास मत आना, उसने एक पक्के इरादे वाली आवाज में कहा। कौन है जो आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा?
जो भी आगे बढ़ा मैं उसके साथ फाइट टू द डेथ करूंगी। सारी गैंग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी। गुंडा आगे बढ़ा। जब मैं प्ले करता हूं ना। उसने उसके हाथ से नाइफ झटक ली। बेटा तुम तो अभी पैदा भी नहीं हुई हो। वो उसके प्ले से बिल्कुल हैरान रह गई। अगले ही पाल उसने एंजल की वाइफ का हाथ जोर से पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि नाइफ को कैसे प्ले करते हैं। और फिर उसने बड़ी बेरहमी से उसके कपड़े काट दिए। वो डर के मारे चिल्लाई। उसके चेले उत्साह में चिल्लाने लगे, बॉस क्या टेक्निक है बॉस। गुंडा उस नजरे को देखकर हैरान रह गया। वो लड़की घबराहट में अपने चेस्ट को ढकने लगी। गुंडे ने अपनी नाइफ को हल्का सा फ्लिक करते हुए कहा, ये फ्री लोडर लीफ गॉड हाई तो है जो वेमेन को डंप करने में सबसे बेस्ट है। अचानक वो ठहर गया। पता चला छोटी सी होन उसके पैर को काट रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाया, इस बच्ची को यहाँ से हटाओ। ब्रदर ह्यूई ने कहा है, इसको डैमेज नहीं होना चाहिए। एक दूसरे गुंडे ने उस बच्ची को उठाया और वो रोट ह्यू बोली, मम्मी। एंजल्स वाइफ ने जैसे ही अपने बच्चे को उठाते देखा वो घबराकर चीख पड़ी, हाय मेरा बच्चा। कोई रास्ता ना देखकर वो झुककर गिदगिदाने लगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। बस मेरी बेटी को छोड़ दो, जो बोलोगे मैं करूंगी। वो तो अभी बच्ची है। वो गुंडा अकड़कर हंसने लगा। तुम मुझसे बार्गेन करोगी? सुन लो मैं सब कुछ ले जाऊंगा। वो रोट ह्यूज देख रही थी। तुम लोग जानवर हो, इतने घटिया काम करते हो। डिवाइन जस्टिस से डर नहीं लगता क्या? वो हेस्ट हुए उसके जिस्म को घूरने लगा। तो जाओ बुलाओ अपने हेवन को, दिखे तो सही। अचानक एक लाइटनिंग बोल्ट सीधा अस एंजल पार गिरा। सब हैरत से अपने सामने का वो अजीब नजारा देख रहे थे। एक हाथ ने अस गूंड की कलाई पकड़ ली। एंजल्स वाइफ हैरान रह गई। एंजल, वो एंजल। गूंडा भी चौंक गया और चिल्लाया, डेथ गॉड। एंजल ने अस गूंड को घूरा। इस जिस्म से इतना खून बह चुका है कि ये मरने की कगार पर है। जिस्म कमजोर है, हालत बहुत क्रिटिकल है। ऐसी जल्दी से ठीक करना होगा। वो घुराते हुए बोला, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं। बच्चे को नीचे छोड़ दो और अपने चेलों के साथ अभी के अभी निकल जाओ। उसने उसे धमकी भरी नजरों से देखा। गेट लॉस्ट। दूसरे गूंड हैरानी से उसे देख रहे थे और जो गुंडा उसके सामने था वो भी खामोश हो गया। अचानक वो जोर से हंस पड़ा। अरे क्या तुम मरने के डर से पागल हो गए हो? उसने चाकू कास कर पकड़ लिया। तुम जैसा इंसान भी गेट लॉस्ट कहने की हिम्मत रखता है? फिर हवास भरी नजर से उसकी तरफ चाकू घोंप दिया। तो मैं पहले तुम्हें ठीक करता हूँ। एंजल ने उसकी चाकू पकड़ी हुई कलाई को कसके पकड़ लिया। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे उसने डेथ रियल्म सिस्टम को पोजेस कर लिया हो। ये एंजल्स चांट था। उसकी पावर जोरोन से निकलने लगी। उसकी पूरी पोटेंशियल अनलीश हो चुकी थी। उसने उसकी मुट्ठी को जोर से दबा दिया। वो अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाकर उसकी कलाई मोड़ने लगा। गूंडा चीख पड़ा। एंजल्स वाइफ हैरत से उसे देख रही थी। गूंड के चेलों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने यूज कॉन्फ्रंट करने में थोड़ी घबराहट भी महसूस की। गूंडा हकलते हुए बोला, तुम होन को पकड़े। एक गूंड ने भी चिल्लाया, तुझे मरने का इतना शौक है क्या? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? एक बार और हाथ उठा के दिखा तो सही। एंजल ने बिना सोचे असगून को एक जबरदस्त पंच जैक दिया, जिसे वो अभी तक कंट्रोल कर रहा था। दर्द से उसके होंठों के किनारे से खून निकलने लगा और एंजल ने उससे उठाकर अपने ही चमचों के बीच फेंक दिया। हाय कितना बेचारा लग रहा था वो। एक चमचे ने उससे उठाया। बॉस। वो तो सच में हाथ उठा गया। वो चमचा गुस्से से एंजल की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे यार सब कहाँ है, इसे ठीक करो। पर वो चमचा तो बस हैरा सा देखता रह गया। देखते ही देखते सारे चमचे दम दबाकर भाग गए। दार के मारे बिल्कुल भगोड़े। गून बुरी तरह चर गया। कमबख्त, कोई वफादारी नाम की चीज नहीं बची क्या किसी में? उसने एक चमचे के कंधे पर हाथ रखा। मेरे भाई, इस दुनिया में अब भी सच्चा साथ मिलता है। और फिर एंजल की तरफ सीधा इशारा करते हुए अपने बंदे को ऑर्डर दिया, तू जा, इसे सबक सिखा। वापस आते ही तेरी प्रमोशन पक्की। पर वो चमचा तो हिचकिचते हुए भगा। बॉस, मैं जाकर ह्यूई भाई को बताता हूं, वो आपका बदला लेंगे।
गून ने पीछे से आवाज दी, ए। गून ने मायूस होकर जमीन की तरफ देखा, लगता है पैंट्स में ही थोड़ा लीक हो गया था। उसने धीरे से ऊपर देखा और वो एंजल को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। अरे बाप रे, वो हकलते हुए बोला, एंजल, नहीं नहीं एंजल सर, ह्यूई भाई से पंगा लिया है, ट्यून जानता भी है इसका अंजाम क्या होगा। तू, एंजल ने उसे ठंडी नजरों से घूरा और गुर्राकर बोला, दफा हो जा। वो ट्यूरेंट समझ गया और डरते हुए बोला, जी जी ठीक है। वो दरवाजे से बाहर निकलते हुए चिल्ला रहा था, तुम देख लेना, अगर दम है तो यही रुकना। पूरे घर में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। एंजल की वाइफ परेशान होकर बोली, एंजल आप। अंधेरे में होन होन की आवाज गूंज उठी, मम्मी मम्मी। बीवी ने जैसे ही देखा उसकी रूह कांप उठी। उसने फौरन उस बच्ची को गले लगा लिया। होन होन, माफ करना बेटा, माँ ने तुझे कितना दर्द दिया है। एंजल मर्ड कर उन्हें वार्न किया, तुम दोनों अपना सारा सामान जल्दी से पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, अगर देर की तो वो वापस आ जाएंगे। माँ और बेटी की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने एंजल की तरफ देखा। एंजल भी उन्हें गौर से देख रहा था। तब उसकी वाइफ ने पूछा, और आप? उसने जवाब दिया, मेरी चिंता मत करो। अचानक उसका शेर अकड़ गया, उसका सर नीचे झुक गया। काम तमाम। उसकी बॉडी एक्सेसिव ट्रेनिंग के कारण बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके वोन्स स्पिरिचुअल सेंस से कंट्रोल में थे। एंजल दर्द से अपनी आंखें बड़ी किए हुए था, खुद को बेहोश होने से रोकने के लिए जमीन पर हाथ टीका कर खड़ा था और नहीं सहा जाता। एंजल की वाइफ ने उसे संभाला। एंजल, क्या हुआ आपको? आरे, डर लग रहा है मुझे। उसकी आवाज में दर्द था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज मियर वुंड्स हील कर दो। उसने पलटकर जवाब दिया, हील वुंड्स? हॉस्पिटल जाने के लिए अब घर में पैसे नहीं बचे, मैं अभी पड़ोसियों से बोरो करके आती हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। उसने उसको बाहों में भर लिया, बस मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, हो जाएगा। होन होन ने शरारत से उन दोनों को देखा। नन्ही सी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा आप दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने पलटकर बच्ची को देखा। एंजल की वाइफ ने शर्माकर झट से जवाब दिया, पापा मम्मा फैमिली गेम खेल रहे हैं। बच्ची एक्साइटमेंट में दौड़कर आई, होन होन को भी करना है, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोका। होन होन, अब बेड टाइम हो गया है। एंजल की वाइफ ने नर्म दिल से समझाया, ट्यूरेंट बेड पार जाओ और सो जाओ, समझी? कल पापा मम्मा तुम्हारे साथ फिर खेलेंगे। बच्ची ने गौर से उन दोनों को देखा। मासूम होन होन ने अपनी ओबीडियंट नेचर के कारण बात मान ली। वो बेड पार चढ़ गई और शरारत से बोली, क्या मैं अपना हेड कवर कर लूं? एंजल की वाइफ सन कर थोड़ी एम्बेरेस्ड हो गई। सो जाओ, जब तक मम्मा ना बुलाए, उठना मैट। बच्ची ने मुस्कुराते हुए लेग्स कवर किए। ओके। एंजल बोला, चलो शुरू करते हैं। उसने फौरन अग्री किया। डन। उसने धीरे से उसकी हिप्स पार प्रेस किया। स्टिम्युलेटिंग लव ग्रेट पॉइंट, किडनी शू पॉइंट। वो सेंसिटिविटी से चीख उठी, बस अब बेड की कमी है। उसने उसके फीट के सोल्स पार भी प्रेस किया। इतनी स्टिमुलेशन से उसकी सेडक्टिव इंस्टिंक्ट्स बाहर आने लगी। अब ये कौन सा टाइम है और आपको अब भी? एंजल ने पागलपन में अपनी वाइफ को किस किया, जिसे वो कंफ्यूज हो गई। ये जैसे कोई और ही इंसान बन गया है। उसकी सोच तो यही थी, पर उसने आंखें बंद करके उसका किस एक्सेप्ट कर लिया। छोड़ो, जाने दो। अगर वो अनथग्स को ना भगता तो शायद ये फैमिली सच में रुइंड हो चुकी होती। उसने हाथ जोड़कर मैजिक किया। डिवाइन ग्रोटो, ट्रू स्क्रिप्चर्स, प्रेशियस हीलिंग मेडिसिन, यिन यांग हार्मनी मेथड। उसने अपनी बाहें फैला दी। यिन यांग रिपेलियन। वो ड्रीमी होकर उसके शोल्डर्स से लिपट गई। रेडिएंट स्पिरिट एरप्शन। उसकी माउथ से एक अजीब सी एनर्जी स्ट्रीम निकली, जिसे उसने एब्जॉर्ब कर लिया। डिस्कार्ड वेस्ट, जनरेट ब्लड एंड फ्लैश, मेंड फ्रैक्चर्ड बोन्स, रिवर्स लाइफ एंड डेथ। एंजल के वोन्स रिकवर हो गए। कहीं और एक तगड़े आर्म वाला बंदा अपनी मुट्ठी कांस के पकड़े हुए था। ह्यूई ने अपने सामने रखे सैंडबैग पार सीधा एक पंच मारा। वो सैंडबैग पंच खा के हिलता ही जा रहा था और उसमें से खून के छींटे बाहर आ रहे थे। ह्यूई यूज बेड मेस से देख रहा था। उसका कहना था, असल मजा तो इंसान को सैंडबैग बना के मारने में आता है। सैंडबैग के अंदर से एक आवाज आई, ह्यूई, भाई ह्यूई, आपने प्रॉमिस किया था
अगर आप मुझ पर अपना गुस्सा निकालोगे तो मेरी वाइफ और बच्चों को छोड़ दो। आप तो अपनी बात के पक्के हो ना। ह्यूई ने बैग के अंदर से टपकते खून को अनजान बनके पीठ मोड़ ली। मैं तो वैसा फेमस बंदा हूँ, जो बोलता है वो करता है। उसने सैंड बैग की तरफ देखा और बड़े तशन से बोला, पर मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। तो फिर तेरी वाइफ और बच्चों को नॉर्थ म्यांमार बेचकर उनकी किडनीज निकलवानी पड़ेगी। अंदर से बंदा दर्दनाक तरीके से चीखा, गालियां देते हुए, कमीने। तू तो सिर्फ बुरे काम करता है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और वो बंदा बड़े आराम से अपना पसीना पोंछ रहा था, खुशी से हंस रहा था। उसके अंदर एक अलग हाई एक्साइटमेंट थी। तभी उसके चेले भागते हुए आए और जोर से चिल्लाए, भाई ह्यूई। एक डारपोक चेला डांट ह्यू हकलाते ह्यू रिपोर्ट किया, वो लड़की हम नहीं ला पाए। उसका एक्साइटमेंट ट्योरेंट हाई गुस्से में बादल गया। ह्यूई ने गुस्से में अपने गले से टॉवेल उतरा और दांतने लगा, मेरे नीचे काम करने वे लोग नए नहीं है। जाने से पहले मैंने तुम्हें बार बार याद दिलाया था। वो सैंड बैग को पंच मारने के लिए तैयार हुआ। वो लड़की मेरा बड़ा बेनिफैक्टर जो मेरे पीछे है, उसने खास तौर पर मांगी है। धमकी के बजाय उसने ऐसा पंच मारा कि सैंड बैग के अंदर वाला बंदा बाहर गिर गया। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। उसके चेले उससे इतना डर रहे थे कि उनका पसीना छूट रहा था। उन्हें डर था कि नेक्स्ट सैक्रिफाइस उन्हीं का होगा। सैंड बैग से गिरे हुए बंदे का खून तेजी से बह रहा था। ह्यूई ने बगैर किसी परवाह के अपने चेलों को डांटा, तुम सब तो बिल्कुल यूजलेस हो। एक छोटे से ब्रोकर को भी हैंडल नहीं कर पाए। जितना वो बोलता उतना ही गुस्से में आता जा रहा था। उसके माथे पर शिकन बढ़ती जा रही थी। एक तेज चेला जल्दी से रिपोर्ट करने लगा, भाई ह्यूई, वो तो ग्रिम रीपर है। पहले लगा था वो तो मार गया है, पर कौन जानता था कि वो अचानक जिंदा हो जाएगा और इतना पावरफुल बन जाएगा। मेन हम सब उसके राइवल नहीं थे। हमारे बॉस का तो उसने हाथ हाई टॉट दिया। पर ह्यूई ने कुछ नहीं बोला। वो चेले की तरफ कदम बढ़ाया और जोर से गरजा। अपनी जबरदस्त बॉडी से उसे दबाते हुए उसने फिर से पूछा, उसने कैसे स्क्वीज किया था। उसने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे ऐसी लुक दी जो प्यार से भी ज्यादा गहरी थी। पहले ऐसे वो हकलाया, भाई ह्यूई, और फिर ऐसे, है ना, और फिर बिना किसी रहम के जोर से स्क्वीज किया। उसकी आंखें बाहर निकल आई और वो दर्द से चीखने लगा। ह्यूई ने उस चेले को अपनी आइज में देखा। मैं अपने नीचे यूजलेस लॉक ऑन को नहीं रखता, इसको घसीट के ले जाओ। वो चेला जिसे बाकी चेले घसीट कर ले जा रहे थे, वो रोट ह्यू चिल्ला रहा था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। भाई ह्यूई, मेरी जान बख्श दो, प्लीज मुझे एक और चांस दो। ह्यूई ने अपनी आवाज में सख्ती लाई। अपने वेपन्स उठाओ और मेरे साथ उस लड़की को पकड़ने चलो। उसके चेले एक साथ बोले, जी बॉस। एक छोटे से घर के अंदर जोर जोर से सांसें लेने की आवाज गूंज रही थी। अस एंजल की वाइफ बेहाल सी हाफ रही थी। उसने उससे कांस के गले लगा लिया। एंजल ने आवाज दी, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब उसने महसूस किया कि उसका शौहर धीरे धीरे बदल रहा है, तो वो शक से चिल्लाई, तुम वो नहीं हो। यूज याद आया, वो तो कभी ऐसे ही नहीं, और ना ही मेरे जिस्म को इतना अजीब सा बनते। उसने ट्योरेंट पूछा, तुम कौन हो। ये सुनकर एंजल ने मजबूर होकर जवाब दिया, मेन अपर रियल्म से आया एक इमॉर्टल बीइंग हूँ, जो एक कैलामिटी के कारण मॉर्टल वर्ल्ड में आ गिरा है। उसने समझाया, ये इंसान यानी एंजल वो मॉर्टल इनकारनेशन है जिसे मैंने ह्यूमन वर्ल्ड में छुपा रखा था। फिर उसने पास्ट याद किया। बिल्कुल उसी वक्त जब वो बुरी तरह जख्मी हुआ था और उसकी सोल बिखरने लगी थी, तो मैं उसके जिस्म में दाखिल हो गया। वो हैरानी से आंखें फाड़कर देखती रह गई। तुम कह रहे हो तुम एक डेटी हो? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ। तभी एक मासूम बचकानी आवाज गूंजी, मम्मा और पापा का आफ्टरनून गेम खत्म हो गया। होन मासूमियत से उठ बैठी। क्या अब मैं उठ सकती हूँ? होन को बहुत भूख लगी है। एंजल की वाइफ ने नरमई से कहा, जल्दी उठ जाओ बेटा, मम्मा खाना बनाएगी। उसने भी समझाया, थोड़ा वक्त लग गया, तुम समझो बेटा। उन दोनों के पेट भी जोरों से गुर्रा रहे थे। वो मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। तो सेलेस्टियल बीइंग को भी खाना पड़ता है ना?
एंजल ने जल्दी से जवाब दिया, इस इम्पोलाइटनेस के लिए माफ करना। वो खादी हुई, आप यही बैठे रहिए अभी। ठीक है। होन होन लालच भरी नजरों से देख रही थी। आज हैंगिंग नूडल्स खाने को मिलेंगे? क्या मुझे एक और एग मिल सकता है? एंजल की वाइफ उत्साह से बोली। हाँ, एक और ले लो। एंजल सामने के पुरसुकून मंजर को गहरे सोच में डूब कर देख रहा था। वो सोचने लगा, मैंने बचपन से पाथ ऑफ फॉरगेटिंग इमोशंस की साधना की है। हर एहसास, हर लगाव को त्याग दिया और ग्रेट लुओ एनलाइटनमेंट हासिल की है। 10,000 साल पहले उसने मन ही मन सोचा, मेरा दिल तो शांत पानी जैसा होना चाहिए था, तो फिर अचानक ये खुशी की लहर क्यों उठी? उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई और उसने चुपके से सोचा, क्या ये फीलिंग ऑफ फैमिली है? एंजल खुश हो गया। कमाल है, वो अभी भी उन प्यारे लम्हों को जी रहा था कि तभी अचानक एक गुस्से भरा पंच आया और उनके घर का दरवाजा टूटकर बिखर गया। चैप्टर 5। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ह्यूई होगा। ऊपर से वो अपने ऑक्सहेडेड हॉर्स फेस्ड हेंचमैन को लेकर दरवाजे पर खड़ा था। उसने बोला, हेलो। एंजल की वाइफ डर के मारे अपना नूडल बॉल हाई गिरा बैठी। रामेन का बॉल हवा में ही लटक गया था, बस जमीन पर गिरने ही वाला था, पर कमाल से उसने ठीक वक्त पार यूज पकड़ लिया। सही कहते हैं, भगवान भी खाने के बीच नहीं आते। उसने सतर्क होकर उससे पूछा, ये कौन है? उसका डर जुबान पर आ गया। वो लड़खड़ते हुए बोली, वो ह्यूई है। ह्यूई, जैसे कोई बाजी जीत गया हो, एक डरावनी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देख रहा था। होन होन घबराहट में उसके पैरों से लिपट गई। मम्मी। होन होन को बहुत डर लग रहा है, पर उस मुश्किल घड़ी में एंजल को जरा भी डर नहीं लगा। उसने तो उल्टा एक चॉपस्टिक से नूडल्स उठा लिए। डरो मैट, उसने कहा। ह्यूई को मजबूरन पहले बोलना पड़ा। उसके पीछे खड़े होकर उसने पूछा, क्या तुम वही ब्रोकर हो जो अस ओल्ड मैन के अंडर काम करता है, जिसे प्यूरिफिकेशन डेथ गॉड के नाम से जाना जाता है? उसने उसे एक नजर देखा और ह्यूई के ईगो को और भड़कने लगा। हाँ, अब दफा हो जा यहां से, शायद मैं तुझे बख्श दूं। एक अचानक बिन बताया पंच उसकी तरफ आया। एंजल हैरान रह गया। नहीं, ये इंसान। ह्यूई ने यूज पंच मारकर पीछे फेंक दिया और वो सीधा जमीन पर गिर गया। ह्यूई ने अपनी मुट्ठी काज ली। साइड कैरेक्टर्स ज्यादा बोलने से ही मरते हैं। एंजल की वाइफ और होन होन घबरा गए। पति, पापा। ह्यूई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। ऐसा कचरा भी साफ नहीं कर पाए। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। ले जाओ इन्हें। एक चेले ने उससे पूछा, बॉस, बड़े वाले का क्या करना है? वो बेप्रवाही से बोला, तुम जैसा चाहो वैसे हैंडल करो, काम हो जाए तो सबको गाद देना। चेला खुश हो गया। धन्यवाद ह्यूई भाई, इस इनाम के लिए। वो एक गंदी हंसी के साथ होन होन और एंजल की वाइफ की तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर चीख उठे। पति, पापा। अचानक एक पंच पड़ा और वो चेला दर्द से करा उठा। एंजल पीछे से आकर उसे एक जोर का ब्लो दिया। वो आराम से जमीन पर उतरा। एंजल की वाइफ खुशी से झूम उठी। एंजल। ह्यूई ने गुस्से से सिगरेट का कश लिया। थोड़ा टैलेंट तो है इस लड़के में। उसने चुपके से उसे गौर से देखा। उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। वो पूरी हिम्मत से ह्यूई के सामने आ गया और उसके पूरे शहर से एक अलग हाई ऑरा निकल रहा था। उसने सिगरेट जमीन पर फेंक दी। वो हैरानी से उसे देख रहा था। ह्यूई ने एक पंच मारा। मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था। एंजल ने उसके पंच को डॉज कर लिया। एक और पंच उसकी तरफ लपका। वो पैल था और उस माँ बेटे के आगे आकर उस पंच को अपने ऊपर ले लिया। उसने अपने हाथ को देखा। गया। पूरा आर्म सूज गया था। ह्यूई ने एक शैतानी हंसी हंसी। मैंने शायद एक क्रैक की आवाज सुनी है ना? वो फिर से अपना फिस्ट उठाकर आगे बढ़ा। ये पंचिंग बैग। उसने एंजल पार लगाकर पंचेस बरसाए। ह्यूमन फ्लैश का बना हो तो सबसे बेस्ट है। उसने एक शैतानी हंसी हंसी। शाबाश, मेरी 80% पंच पावर को रोक पाया। जब तक मैं अपनी लिमिट तक ना पहुंचूं, सांस मत छोड़ना, हाँ? एंजल ने दांत पीसकर उसके अटैक्स झेले। ये बंदा कितना फास्ट और एक्यूरेट अटैक कर रहा है। इसकी पावर बहुत ज्यादा है। मेरी ये कमजोर बॉडी और कितनी देर झेल पाएगी पता नहीं। उसने उसकी तरफ गौर से देखा और तभी उससे कुछ याद आया।
एग्जैक्टली। मैं तो भूल ही गया था कि वो ट्रिक भी उसे कर सकता हूँ। उसने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाई। प्राइमल एनर्जी की कोई जरूरत नहीं। और फिर अपने फोरहेड की तरफ इशारा किया। उसके अंदर से ऑरा लगातार तेजी से निकलने लगा। इसके लिए कोई बहुत स्ट्रांग बॉडी की भी जरूरत नहीं थी। एंजल ने अपनी डिवाइन पावर कॉन्सेंट्रेट करनी शुरू की। एंजल्स माइंड रोर, डिवाइन कोर्ट मार्शल आर्ट्स। उसकी ग्लोइंग आइज धीरे धीरे खुली। उसने अपनी डिवाइन थॉट से अपने ब्रेन में एक मेंटल स्पेस बनाया जहां एक मोमेंट 10 साल के बराबर था। ढेरों मार्शल आर्ट्स स्टांसेस तेजी से उसके दिमाग में चमकने लगी। एक तरफ वो दुश्मन से डील कर रहा था और दूसरी तरफ अपने माइंड में फिस्ट टेक्निक्स को सुपरफास्ट स्पीड से प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अचानक ह्यूई फिर से सामने आ गया। उसका स्टांस तो देखो। उसने एंजल की तरफ बिना सोचे समझे अपना फिस्ट घुमा दिया। मार्शल आर्ट्स डेकेड टू ड्रैगन बोना का इंस्टेंट ट्रांसमिशन मूव यूज करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद एंजल ने अपनी मैजिक को अनलीश कर दिया। उसने अपनी ग्लोइंग आइज को एक्टिवेट किया। मास्टरी ऑफ फिस्ट टेक्निक्स, कंप्रिहेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी अजब सी काम एटीट्यूड। एंजल ने उस पंच को बड़े आराम से डॉज कर लिया। उस अनयूजुअल एक्शन को देखकर ह्यूई भी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया। ये क्या हो रहा है? अपने आप को संभालने के बाद उसने फिर से अपना पंच मारा। फिर भी एंजल ने उससे रोक लिया और उसके साथ ही उसने अपना मूव अनलीश किया। 20 इयर्स मार्शल आर्ट्स इंटीग्रेटेड स्ट्राइक ट्रांसफॉर्मेशन। उस मूव की वजह से उसका चेहरा एक तरफ से लाल पैट गया। ब्लडी हेल! इस वक्त ह्यूई का गुस्सा पीक पार था। मैं तुझे पूरा खात्मा कर दूंगा। लेकिन जब उसने अपनी लेग से किक किया, एंजल ने भी अपनी लेग से उससे वापस किक कर दिया। वो पीछे हटा और फिर एक स्टांस लिया। 30 इयर्स मार्शल आर्ट्स फिस्ट मास्टर एज यू विश रियल्म। अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करने की वजह से ह्यूई को उस अटैक का पूरा फोर्स झेलना पड़ा। ऑफेंसिव डिफेंस, ओवरलोड स्पीक। वहां खड़े उसके गुंडों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। भाई ह्यूई, अनमेन से एक ने फौरन ऑर्डर दिया। सब चढ़ाई करो, काट डालो इसे, मेरे लिए इसे मार डालो। वो गूंड पूरे जोश के साथ तूफान की तरह उसकी तरफ लपके। लेकिन एंजल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। 50 इयर्स मार्शल आर्ट्स की गहराई में डूबकर वो ट्रू मार्शल रियल्म तक पहुंच चुका था। उसने बड़े आराम से कुछ गुंडों को ऐसे उछला जैसे वो हवा में घूमते पतंग हो। लेकिन ह्यूई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुराते हुए धमकाया, तू करना क्या चाहता है? जानता भी है मेरा बैकर कौन है? लेकिन एंजल ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उसने बस कहा, एक्टिवेट हेवनली आई। ह्यूई गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। वो ऐसी शख्सियत है जिसे तू 10 जिंदगियां पाकर भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। उस पाल भी वो अपनी अकड़ में चोर था और बड़ा बड़ा बोल रहा था, अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत की ना। और फिर एंजल ने अपनी मैजिक का जादू चलाया। एक लाल रंग की शक्ति ह्यूई के जिस्म से बाहर आने लगी। नहीं, उसकी आंखों के आगे उस लाल धुंध में सब कुछ धुंधला पैट गया। ह्यूई जमीन पर धाम से गिर गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और सांसें तेज हो गई थी। ये तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन एंजल एकदम शांत था। उसने उस चीज को देखा जो उसने ह्यूई के जिस्म से बाहर निकाली थी। तो आखिर ये बात थी। उसके हाथ में एक बेहद अजीब तरीके से कार्व्ड की हुई गोल्डन कार्ड थी। उसके चारों ओर एक अजीब सी काली शक्ति फैल रही थी। अचानक उस गोल्डन कार्ड से एक काला धुआं, एक काली शक्ति धीरे धीरे बाहर निकलने लगी उस अजीब चीज को देखकर। और फिर उसके माथे पर हल्की सी शिकन आई। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर वो लाल शक्ति डर के मारे चीख उठी। एंजल ने बस हल्के से अपनी मैजिक का इस्तेमाल किया और एक विशाल शानदार बुद्धा इमेज धीरे धीरे प्रकट होने लगी। ग्रेट लुओ डिवाइन माइट। ये देखकर वो चीज डर के मारे सिमट गई और आगे गुराने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। और फिर एंजल जोर से हंस पड़ा। काफी इंटरेस्टिंग है ये, उसने गौर से देखा और अपने मन में सोचा, ये तो यिन माउंटेन टेक्निक है। और ये ईविल आई टैलिस्मान। उसी पाल एंजल को ह्यूई की याद आई। उसने सोचा, इस ईविल आई के रिजेंटमेंट से इसकी लाइफ एसेंस को जबरदस्ती निचोड़ लिया गया है। इसी वजह से इसकी कॉम्बैट पावर फुल पोटेंशियल तक पहुंच गई है। इसकी असली उम्र 30 साल है।
इसलिए जब दोनों का पोटेंशियल एक जैसा खुला हो तब भी मेरी फिजिकल पोटेंशियल इससे कम है। जो इसके पीछे है वो पक्का मॉर्टल रियल्म का नहीं हो सकता। और फिर वो धीरे से ह्यूई के सामने उखड़ू बैठ गया। अब ह्यूई को असली डर का एहसास हुआ। वो लगातार गिड़गिड़ाने लगा, ओह लॉर्ड, नहीं नहीं, आप तो भगवान हो। हम सब तो बस रोटी कमाते हैं सर। मुझे अब ये सब लोग, ये सब पावर शक्ति कुछ नहीं चाहिए। मेरी जान बख्श दो। और फिर एंजल उसके बिल्कुल करीब आया, अपने इन चमचों को साथ ले और निकल यहाँ से। ह्यूई ने घबराहट में फौरन कहा, जी बिल्कुल, समझा मैं। उसी पाल पीछे से होन होन खुशी से दौड़ती हुई आई। पापा, छोटी सी लड़की ने खुशी से एंजल को गले लगा लिया और हद से ज्यादा तारीफ करते हुए कहा, पापा आप कितने हैंडसम हो। और फिर होन होन ने उनके गाल पर एक प्यारा सा किस किया। और फिर एंजल की आंखों में एक अजीब हैरानी थी। उस नन्ही सी मॉर्टल चाइल्ड के होठों का हल्का सा स्पर्श इतना सुकून, इतनी गर्मी कैसे दे गया। कुछ देर बाद उसने उस गुड़िया से पूछा, बेटी क्या तुम्हारा पापा हैंडसम है? होन होन ने बड़े प्यार से कहा, फिर एंजल्स वाइफ ने कदम बढ़ाए और घबरा कर कहा, ओह माय एंजल, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हिचकिचते हुए बोली, कल जब मैं आपको ठीक कर रही थी मैं ह्यूई को बिल्कुल भूल गई। आपने उसे जाने कैसे दिया? लेकिन एंजल ने धीरे से उसे अपनी तरफ खींचकर तसल्ली दी, घबराओ मैट, मैंने उसे जानबूझकर जाने दिया है। ये सुनते ही एंजल्स वाइफ की आंखों में हैरत थी। पार क्यों? उसने बिना कुछ छुपाए एक एक बात समझाई। इस वक्त मॉर्टल रियल्म में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है। अगर हम इमॉर्टल कल्टिवेशन करना चाहें तो सिर्फ ध्यान से बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसी के साथ एंजल ने अपना हाथ खोला। उसके पीछे जो है वो जरूर एक ह्यूमन इमॉर्टल होगा जो मॉर्टल रियल्म में फंसा हुआ है। उसके स्पिरिचुअल वेन्स बिल्कुल हमारी कल्टिवेशन में मदद कर सकते हैं। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, बिल्कुल। तो क्या तुम मेरे साथ इमॉर्टल कल्टिवेशन एंड अटेनमेंट ऑफ दाव करना चाहते हो? ये सुनकर होन होन ने उसका हाथ हल्के से हिलाया। पापा, क्या इमॉर्टल कल्टिवेशन से हम स्काई में फ्लाई कर सकते हैं? उसने खुशी से जवाब दिया, जरूर कर सकते हैं मेरी बच्ची। वो गुड़िया उत्साह से जोर से हंसी। सच में? सच में? होन होन पापा के साथ वापस फ्लाई करना चाहती है। लेकिन इस लम्हे एंजल्स वाइफ अभी भी थोड़ी झिझक रही थी। तो फिर मैं और होन होन कैसे कल्टिवेट करेंगे? फिर उसने बड़े गंभीरता से सब कुछ साफ किया। होन होन के पास अभी भी उसका इन्नेट इमॉर्टल बॉडी है। वो एक प्योर यिन मेडन है। मैं उसके लिए इलिक्सर्स बनाऊंगा, बस उसे वो पीने होंगे। उसके बगल में खादी वो मासूम गुड़िया उत्साह से बार बार पूछ रही थी, पापा क्या ये इलिक्सर टेस्टी होगा? क्या हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं? एंजल ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को सहलते हुए कहा, अगर मेरी प्रिंसेस को स्वीट चाहिए तो पापा उससे बिल्कुल स्वीट बना देंगे। ये सुनकर होन होन की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, ये तो कमाल हो गया, बस स्वीट होना चाहिए। होन होन बिल्कुल नखरे नहीं करती खाने में। इस पाल एंजल अपनी वाइफ की तरफ पैल था और हमारे बेड हुए शेर उनकी इन्नेट कॉन्स्टिट्यूशन अब खो चुकी है। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया जिसे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब देर करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। आने वाले दुश्मन से टक्कर लेने के लिए हमें अभी शुरू करना होगा। एंजल्स वाइफ ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया। दिन दहाड़े ऐसे कल्टिवेशन करना ये ठीक नहीं लगेगा। और जब माहौल पूरा रोमांटिक हो रहा था तभी होन होन कहीं से आई और जोर से चिल्लाई, उस घबराहट भरी हवा को चीयर्ट ह्यू, पापा, मामा, आप दोनों को सीरियसली कल्टिवेट करना होगा। वो गुड़िया खुशी खुशी दौड़ गई। होन होन तो खेलने जा रही है। एंजल्स वाइफ ने बड़े प्यार से उसे समझाया, ज्यादा डोर मैट जाना, ठीक है। फिर वो गुड़िया हल्के से अपना सर वापस अंदर करके झांकी, ओ, क्या एक आफ्टरनून काफी होगी? उस मासूम सवाल ने एंजल्स वाइफ को एक बार फिर शर्म से लाल कर दिया। उसकी बाहों में खादी वो धीरे से बोली, क्या क्या अभी भी वही पुरानी पोजीशन में रहेंगे? एंजल ने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया, बिल्कुल। तभी उसने बड़ी तेजी से और हल्के से उसे पलट दिया। नहीं, ये वाली नहीं। इस पाल एंजल्स वाइफ उल्टा लटक कर हैरत से भरी हुई थी। हे एंजल, तुम? उसके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे।
ये तुम क्या करना चाहते हो? लगा था अब तो कोई गरम रोमांटिक सीन होगा, पर किसी ने सोचा ना था कि एंजल तो बस अपनी वाइफ को फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करवा रहा था। शांत हो जाओ, मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। वो दर्द से करा उठी। नहीं नहीं हो रहा मुझसे। एंजल्स वाइफ ने अपनी पूरी जान लगा दी। मेरी कमर अब और नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन एंजल ने फिर भी बड़े प्यार से उसे तसल्ली दी और फिर एक हाथ फ्लोर पार रखते हुए बोला, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें आराम मिलने लगेगा। उसने भी अपनी वाइफ के साथ वही पोस्चर अपनाया और बस उनका रेजुविनेशन धर्मा कल्टिवेशन शुरू हो गया। उनके पांव आहिस्ता से एक दूसरे में समा गए। यिन यांग पावर का संचालन, 5 ऑर्गन्स रिफाइनिंग की प्रक्रिया। एक एंजल और उसकी साथी बिल्कुल आमने सामने, और ये पोस्ट हेवनली बैलेंस का प्री हेवनली रिवर्सल हो रहा था। धीरे धीरे एंजल्स वाइफ को भी एहसास हुआ, उसका पूरा शरीर इतना हल्का, इतना सुकून भरा क्यों लग रहा था। दूसरी तरफ से एक गर्म दिलकश एहसास उस तक पहुंच रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को बिल्कुल प्रकृति के हवाले कर दिया। जैसे एक बेड मिलस्टोन की आकृति साफ दिख रही थी। एंजल्स वाइफ आसपाल का मजा ले रही थी। उसका पूरा वजूद जैसे किसी गर्म हॉट स्प्रिंग में डूबा हो। एक शानदार रोशन शहर में, और वहां एक मैग्निफिसेंट सिटी के बार में यंग मास्टर एक्सायो डाई एक हॉट चिक के साथ बैठा था। उसने अपनी बगल वाली लड़की को अपनी बाहों में भर रखा था और उसके होंठों से गाना बहता जा रहा था, आओ हम कैट साउंड्स सीखें, साथ मिलकर मियाओ करें। यंग मास्टर एक्सायो डाइमेस से अपने रोमांटिक सॉन्ग्स गुनगुना रहा था। तभी अचानक ह्यूई तेजी से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। यंग मास्टर एक्साई। ये देखते ही उसने पलट पलट कर पूछा, ओए ह्यूई, इतनी जल्दी में मुझसे मिलने क्यों आया? क्या मेरा स्टफ आ गया है? नहीं तो मैं वही गाना गाऊंगा, अगर तुम मुझे लव नहीं करोगे तो मैं चिल्लाऊंगा। उसी पाल ह्यूई घुटनों पर गिर गया। उसके मुंह से सिर्फ माफी निकल रही थी, माफ कर दो हुजूर। यंग मास्टर एक्साई। फिर उसने जल्दी जल्दी पूरी कहानी सुना दी। उस लड़की का बाप पता नहीं कौन सी ईविल टेक्निक सीख गया है। वो तो एक मामूली सा पिंप था, लड़कियों को फंसाने वाला, मगर अचानक वो बहुत पावरफुल हो गया है। ह्यूई शर्म से अपना सर झुकाए खड़ा था, पसीने की बूंदें तापक रही थी। मैं अपने कुछ भाइयों को साथ ले गया था, अपनी जान दांव पर लगा दी, फिर भी हम उसके अपोनेंट नहीं बन पाए। ये सब सुनकर एक्सायो डाई को इतना गुस्सा आया कि उसने माइक्रोफोन को ही निचोड़ डाला। हालात बिगड़ते देख ह्यूई ने बार बार जमीन पर सर पटकना शुरू कर दिया। यंग मास्टर एक्साई, मेरी जान बख्श दो। यंग मास्टर एक्साई, लाइफ बख्श दो। लेकिन एक्सायो डाई ने सिर्फ एक स्कोर्नफुल स्माइल दी। विक्ट्री एंड डिफीट आर कॉमन ह्यूई। दिस यंग मास्टर हमेशा रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स को क्लियर रखता है। वो खड़ा हुआ और बगल वाली लड़की का हाथ अभी भी उसकी मुट्ठी में था। ट्यून, हम यंग मास्टर्स के लिए सालों काम किया है, तेरा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, तू रिवॉर्ड का हकदार है। फिर बिना किसी हिचकिचट के उस लड़की को ह्यूई की तरफ धकेल दिया। ले जा और एंजॉय कर। ह्यूई ने उस लड़की को गौर से देखा। थैंक यू यंग मास्टर एक्साई, इस रिवॉर्ड के लिए। मगर एक्सायो डाई के चेहरे पर एक बेहद कनिंग एक्सप्रेशन थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे पहले कि ह्यूई कुछ समझ पाता, वो हाथ सीधा उसके सर पर रख दिया गया। तब जाकर ह्यूई को एंडलेस फियर का एहसास हुआ। आह मास्टर। एक्सायो डाई ने ह्यूई का सर कांस के पकड़ रखा था। यूज जरा भी रेजिस्टेंस करने का मौका नहीं मिल रहा था। क्यों? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? एक्सायो डाई ने उतने हाई कामली जवाब दिया। दिस यंग मास्टर ने कहा था कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स क्लियर होंगे, तो वो क्लियर हाई होंगे। उसके दांत पिस रहे थे और वो शिकायत करता जा रहा था। और उसी पाल एक्सायो डाई का चेहरा 180 डिग्री पलट गया। अगर मेरिट है तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, और उस आदमी को वापस नहीं लाए तो भी कोई बात नहीं। एक्सायो डाई अजीब सी कामनेस में था। लेकिन ट्यून, मैजिक ट्रेजर खो दिया जो दिस यंग मास्टर ने तुझे दिया था। और उसी पाल ह्यूई के सर से धीरे धीरे एक रेड एनर्जी स्ट्रीम निकलने लगी। इस गलती की सजा तो मिलनी ही थी। वो अब एक बेजान सो लॉस्ट इंसान की तरह था। आंखें फटी हुई और मुंह से बस अजीब सी आवाजें निकल रही थी। ये तो बिल्कुल यूजलेस कूड़ है।
फिर उसने वो अजीब सी चीज ली और अपने मुंह में डाल दी। लगता है इस यंग मास्टर को अब खुद हाई एक्शन लेना पड़ेगा। ये सब देखकर वो लड़की बिल्कुल शॉक्ड रह गई। एक्साई, यंग मास्टर एक्साई, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। लिटिल प्रिंसेस, अभी तो टाइम खत्म नहीं हुआ। तुम कितनी अनप्रोफेशनल हो। और उसी पाल उसने ह्यूई की मोशनलेस बॉडी की तरफ इशारा किया। फिर यंग मास्टर एक्साई ने एक बहुत हाई टेरिफाइंग मैजिक स्पेल कास्ट किया जिसका नाम था 7 किलिंग स्कोप्स रिफाइनिंग। धीरे धीरे उसकी स्किन बदलने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ व्हाइट आईबॉल्स द और ह्यूई के मुंह के अंदर से दांत तेजी से निकलने लगे जैसे कोई कंटिन्यूअस फ्लो हो। वो दर्द से बुरी तरह चीख रहा था। थोड़ी देर बाद ह्यूई अचानक शांत हो गया और फिर उसने उस लड़की की तरफ देखा। नहीं नहीं, वो तेजी से अपने पंजे उसकी तरफ बढ़ाने लगा। उसका मुंह लगातार गुर्रा रहा था। ये एक्शन देखकर वो डर के मारे रो पड़ी। मत करो ये। लेकिन ह्यूई तो अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था। उसने उस लड़की को रूथलेसली अटैक कर दिया। उसके हाथ से रेड स्मोक थिक सिरप के साथ मिलकर लगातार नीचे तापक रहा था। वो जमीन पर मोशनलेस पड़ी थी और उसका फ्रेश रेड सिरप लगातार बह रहा था। उसका चेहरा सेफ्ट पैड गया था। ह्यूई लगातार रिपीट कर रहा था जैसे किसी चीज का डिमांड कर रहा हो। ईट ईट ईट। फिर अस यंग मास्टर ने ट्यूरेंट ऑर्डर दिया। बस बहुत खा लिया, अब मेरे साथ चलो लोगों को स्नैच करने। उसकी रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। उनकी प्रोडक्शन अब ड्रामेटिकली तेज हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसके लंग्स और किडनीज भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। थोड़ी देर बाद अपनी गुड फिजिक के कारण वो जल्दी से बैठ गया अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन वो लड़की अभी तक यूज तो नहीं हुई थी, इसलिए उसे मुश्किल हो रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी वाइफ से सॉफ्ट आवाज में पूछा, कैसा लग रहा है? उसने अंगड़ाई ली। पूरी बॉडी में एक ऐसा फीलिंग था जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस्ड नहीं किया था। कितना कंफर्टेबल और लाइट फील हो रहा था। डिलीवरी के बाद का बैक पेन भी बिल्कुल गायब हो चुका था। उसने ये सुनकर सेटिस्फैक्शन से स्माइल किया। अब तो हमारी फ्लैश पोस्ट हेवनली हो चुकी है, फुल ऑफ वाइटैलिटी है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं उसने क्या सोचा जब उसने ये सुना, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या कंटिन्यू करना है? क्या हमने ऑलरेडी फिनिश नहीं कर लिया था? सामने बैठी एंजल ने यूज एक्सप्लेन किया। पीछे के एनिमीज अब कॉमन पीपल जैसे इजी टू डील विथ नहीं है। हमें जल्दी से माइनर हेवनली सर्किट को ओपन करना होगा और क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म तक पहुंचना होगा। लेकिन टीवी सीरियल्स में तो क्यूआई रिफाइनिंग में बहुत साल लगते हैं ना। ऐसे कैसे हम इंस्टेंटली एडवांस कर सकते हैं? पता नहीं उसने कहां से एक ब्रॉन्ज कलर्ड मेटल का पीस निकला और अपनी वाइफ के सामने ले आया। ऑर्डिनरी कल्टिवेशन मेथड्स सच में बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन मैं तो अपर रियल्म में हजारों सालों से कॉम्प्रिहेंडिंग द दाव कर रहा हूं। मैंने मिरियड लॉज को बहुत पहले ही समझ लिया था। अगर ये चीज मिरियड लॉज की डुअल कल्टिवेशन के साथ कॉम्बाइन हो जाए तो हम सिर्फ एक रात में एडवांस कर सकते हैं। वो आईसी देखकर थोड़ा डर गई। उसने अस मेटल पीस की तरफ पॉइंट किया और यूज अवॉइड करने लगी। स्पिरिट कल्टिवेशन का मार्ग ऐसा है जैसे कोई साधु दिन रात घोर तपस्या में लीन हो। इस कल्टिवेशन का असली मकसद है एसेंस जनरेशन, क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिट रिफाइनमेंट। और एसेंस जनरेशन का सबसे बेसिक तरीका है ब्रेथ रिटेंशन मेडिटेशन। दूसरा तरीका है किसी लड़की के साथ कल्टिवेशन करना, जिसे डुअल कल्टिवेशन कहते हैं। और फिर नॉन लीकेज मेथड और हार्वेस्टिंग मेथड भी है। हेवनली गॉड ने हल्की सी फ्राउन की और उस तीसरे तरीके के बारे में और डिटेल में बताया। वो हार्वेस्टिंग मेथड रोग कल्टिवेटर्स का एक कॉमन तरीका है जिसे वो अपना कल्टिवेशन लेवल जल्दी बढ़ते हैं। इसमें वो सैक्रिफिशियल वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं बॉडी स्टिमुलेट करने के लिए, और उनके अंदर से जो ओरिजिनल एसेंस निकलता है यूज स्टोर कर लेते हैं। वो जितना उसके इफेक्ट्स के बारे में सोचती गई उतनी ही उस मेटल पीस को लेकर क्यूरियस होती गई। तो क्या इसमें ओरिजिनल एसेंस भरा हुआ है? हेवनली गॉड ने आगे कहा। मगर ये हार्वेस्टिंग टूल तो बहुत क्रूडली बना है
और अगर ये लो लेवल रोग कल्टिवेटर्स ने बनाया है तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। सिर्फ एक हार्वेस्टिंग हाई उन्हें पीक क्यूआई रिफाइनमेंट तक पहुंचा देती थी, लेकिन ये हमारे लिए क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज को क्रॉस करने के लिए काफी है। उसने हल्की सी फ्राउन की और जोर दिया, इसमें देर नहीं कर सकते, हमें जल्दी से इस स्टेज को क्रॉस करना होगा, तभी हम होन होन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उसकी वाइफ ने ये सुनकर एक्साइट होके पूछा, तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। मुझे क्या करना होगा? हेवनली गॉड ने वो मेटल पीस अपने मुंह में रखा और उससे बाइट किया। उसने उस लड़की को करीब खींचते हुए हाथ से पकड़ा और गाइड किया, वो डिमोनिक टैबलेट मुंह में डाल लो और मेरी गाइडेंस को फॉलो करो। उसकी बीवी ने बात समझ ली और वो ब्रॉन्ज कलर्ड मेटल पीस मुंह में रख लिया और अचानक हाईएस्ट डिमोनिक टैबलेट से एक रेड क्यूआई की वेव निकली। वो रेड क्यूआई अन दोनों के बॉडीज पार रेड ओर्ब्स में जमा हो गई। उसने समझाया, ये डुअल कल्टिवेशन एसेंस क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। इस क्यूआई मेथड में वाइटल एसेंस को डैंशन में रखा जाता है और यूज वाटर एंड फायर एनर्जीज से नरिश किया जाता है। ये ग्रोथ की शुरुआत है जो वेजियन, जियाजी और याचन के 3 अक्यूपॉइंट्स पार पावरफुली इम्पैक्ट करती है। जितनी ज्यादा एनर्जी अक्यूमुलेट हो रही थी उतनी हाई हेवनली गॉड की वाइफ अनकंफर्टेबल होती गई और दर्द से चीख उठी, मेरा बट एरिया इतना टाइट हो रहा है। वो जगह इतनी टाइट और फुल हो गई थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और वहीं पर उसकी हवा निकल गई। उसकी बीवी ने जैब रियलाइज किया तो शर्मा कर मन ही मन सोचा, ओह नो, कितनी शर्म की बात है। उसने जैब यूज ऐसा देखा तो ट्योरेंट रिएश्योरेंस देते हुए कहा, डरो मैट, ये क्यूआई फील्ड 3 अक्यूपॉइंट्स में ब्रेक थ्रू का साइन है। इसमें हर तरह का दर्द होगा, बस आईसी नेचुरली होने दो। ये डुअल कल्टिवेशन मेथड डू लॉगॉन की स्ट्रेंथ को कंबाइन करता है और 3 अक्यूपॉइंट्स को जल्दी और पावरफुली ब्रेक करता है। मैं तुम्हें पहले ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करूंगा। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने आंखें खोल दी। एक रेड क्यूआई की वेव उसके पूरे शरीर को घेर रही थी, जैसे उसकी मसल्स और ब्लड वेसल्स धीरे धीरे और गर्म होती जा रही थी। हेवनली गॉड की वाइफ ने हाथ छाती पर रखते हुए कहा, मुझे एक वार्म करंट महसूस हो रहा है जो मेरे सर से पार तक पूरे शरीर में फ्लो कर रहा है। गर्मी से उसके शरीर से पसीना निकल रहा था, उसका चेहरा भी लाल हो गया था ये सोचकर कि उसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये सक्सेसफुल हो गया? क्या डुअल कल्टिवेशन इतना सिंपल और फास्ट हो सकता है? उसने स्माइल किया और धीरे से डिमोनिक टैबलेट को हाथ में पकड़ लिया। ये डुअल कल्टिवेशन मेथड देखने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में इसमें सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। हेवनली गॉड ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इस कल्टिवेशन प्रोसेस में डू कल्टिवेटर्स को एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना होता है, तभी ये आगे बढ़ सकता है। जब मैं पहली बार कल्टिवेशन में आया था तब सब एक दूसरे से कॉशियस रहते थे। कुछ लोग तो डुअल कल्टिवेशन के चक्कर में एक दूसरे को मार भी चुके हैं। ऐसे लोग जो सच्चे दिल से एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट कर सके वो बहुत कम है। किसी भी वक्त डुअल कल्टिवेशन मेथड एक डुअल किलिंग हार्वेस्टिंग फॉर्मेशन में बदल सकता है। उसकी वाइफ ने यह सुनकर थोड़े शक के साथ पूछा, तो आप अभी डिसेंडेड ह्यू हैं और आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं? हेवनली गॉड ने हल्की सी स्माइल की और अपनी छोटी वाइफ को जवाब दिया, मियर सी ऑफ कॉन्शियसनेस में तुम्हारी सारी मेमोरीज आज भी स्टोर्ड है। मेरी हाई इनकारनेशन ने तुम्हें हर्ट किया था, लेकिन मेरी नजरों में तुम एक प्राइसलेस ट्रेजर हो। उसकी इस बात ने उसे अंदर तक इमोशनल कर दिया। यूज रेस्ट करने का मौका ना देते हुए उसने फिर से डिमोनिक टैबलेट अपने मुंह में रखा। अब नेक्स्ट तुम्हारी बारी है मुझे ब्रेक थ्रू में हेल्प करने की। और दूसरी तरफ एक छोटी सी जोड़ी हाथ अब भी मिट्टी में खेलने में बिजी थी। ये होन थी। ढलते सूरज की रोशनी में उसके बालों का हल्का ब्राउन कलर चमक रहा था, जिसे उसका चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। अचानक होन के पीछे से बड़े कदमों की आहट सुनाई दी। एक डीमन अपनी काली ऑरा के साथ उस मासूम बच्ची की तरफ बढ़ रहा था। इधर एंजल की तरफ सीन बदला। लाल स्पिरिचुअल एनर्जी का एक तेज फ्लो एक बार फिर उन दोनों को घेर चुका था। अचानक यूज कुछ अनयूजुअल फील हुआ। उसने आंखें सिकोड़कर बाहर की तरफ देखा। एंजल ने धीरे से आवाज दी, दुश्मन आ गया है क्या? उसकी छोटी वाइफ को अपनी बेटी याद आई जो अभी भी बाहर थी। वो घबराकर चीख पड़ी, होन। एंजल ने खुद को नीचे किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस करते हुए
लेकिन उसने अपनी वाइफ को याद दिलाना नहीं भूला, तुम मुझसे ब्रेक थ्रू करने में कंसंट्रेट करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसने उसे उठाया और खुद भी ऊंची छलांग लगाई, अपनी बेटी की तरफ बढ़ गया। इधर होन होन को पहले हाईएस्ट डीमन की प्रेजेंस का एहसास हो चुका था। अचानक वो डीमन उस पर झपटा। मासूम होन होन घबराकर चीख पड़ी, पापा, मामा। तभी एक कदम आगे बढ़ा और अस डीमन को जोर से धक्का देकर पीछे धकेल दिया। वो और कोई नहीं बल्कि एंजल अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल सही वक्त पर अपनी छोटी बेटी को बचाने आ पहुंचा था। उन दोनों को देखकर वो नन्ही सी जान दौड़कर एंजल के पैरों से लिपट गई। पापा, वहां एक मॉन्स्टर है। होन होन को बहुत डर लग रहा है। सामने खड़ा डीमन अस किक के बाद भी बिल्कुल ठीक था। वो धीरे से खड़ा हुआ। ये देखकर एंजल ने अपनी बेटी को तसल्ली दी, डरो मैट, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, पापा तुम्हें बचाएंगे। अचानक अस डीमन के शहर से एक गहरी पर्पल एनर्जी निकलने लगी, जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। उसने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और सोचा, ये क्या है, एक कोर्स पपेट? मतलब उसके पीछे वाले ने अपना असली खेल शुरू कर दिया है। वो अचानक एंजल की तरफ लपका और एक भयानक चिल्लाहट के साथ उस पर हमला किया। उसके ख्याल में अब इन दोनों का बचना मुश्किल था, लेकिन एक प्रोटैगनिस्ट की ऑरा के साथ उसने बड़े आराम से उस हमले को डॉज कर लिया। और इतना ही नहीं, उसने बदले में उसके सीने पर एक पंच मारा, एक फुल पोटेंशियल अनलीस्ड और स्ट्राइक इंटीग्रेशन वाला पंच। वो डीमन बुरी तरह कांप उठा, जैसे अभी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात थी कि जो उसे डर था वो हुआ ही नहीं। इसलिए अस डीमन ने घमंड से एक बुरी सी हंसी दी। एंजल ने आंखें सिकोड़कर सोचा, यही तो इन कोर्स पपेट्स की सबसे मुश्किल बात है, इन्हें ना मौत का खौफ है ना दर्द का। ये डीमन उसके नो रिस्पॉन्स का फायदा उठाते हुए हाथ घुमा रहा था। एंजल को एहसास हुआ कि ये उसके पीछे वाले का प्लान है, जो डाई टुगेदर विद द अपोनेंट वाली फाइटिंग स्टाइल से लड़ रहा था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसने एंजल की बाजू पकड़ ली। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अस डीमन ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया और पूरी ताकत से अपने क्लॉ को एंजल की तरफ बढ़ा दिया। शायद ये सब एंजल के प्लान का हिस्सा था। बिल्कुल सही वक्त। जेड पिलो पॉइंट। बगल में खादी उसकी छोटी वाइफ ने देखा कि वो काउंटर अटैक होने वाला है, तो वो घबराकर चीखी, हस्बैंड। अचानक एंजल के शहर से एक गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी का तेज फ्लो फूट निकला। ओपन। वो डीमन अस एनर्जी से ओवरवेल्म हो गया था, उसके लिए रेजिस्ट करना मुश्किल हो गया। एंजल ने मौका देखा और उसे कांस के पकड़ लिया। दी एंजल ने अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल किया, एक जबरदस्त मूव के साथ। ये था हेवनली सर्कुलेशन, क्यूआई कल्टिवेशन रियल्म का कमाल। उसकी आंखों में स्पिरिचुअल एनर्जी चमक उठी और उसने राइटियस मिस्टिकल आर्ट्स के मंत्रास पढ़ना शुरू कर दिए। एक तगड़ा एनर्जी फ्लो दी एंजल की बाहों से उसके अंदर समा गया और उसने बेड जेंटल तरीके से उसका शहर तबाह कर दिया। ये था ट्रू यांग ब्रेकिंग इविल। स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो दर्द से चीख उठा और जब उसकी सारी ताकत खत्म हो गई वो जमीन पर गिर गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ पलटकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना? उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। तभी बड़े से रेड के ध्येय के पीछे से छोटी सी होन होन ने अपना सर बाहर निकाला और मासूमियत से पूछा, मम्मा, पापा, क्या आपने मॉन्स्टर को हरा दिया? दोनों मुस्कुराए और उस प्यारी बच्ची को जवाब दिया, हम जीत गए। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने जमीन पर पड़े उस बदले ह्यू शख्स को पहचान लिया और हैरान होकर बोली, ये तो ह्यूई है ना? उसने अपनी भावे चढ़ाकर उसे देखा और हैरानी से पूछा, इसको क्या हो गया है? उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो ना इंसान है और ना कोई जानवर। ह्यूज पहचाना तो बिल्कुल मुश्किल था। बगल में खड़े दी एंजल ने जवाब दिया, इसको किसी ने कोर्स रिफाइनिंग से बनाया है। ये सुनकर उसने डर के मारे अपना मुंह ढांक लिया, कहीं ये टीवी सीरियल वाला जियांगशी तो नहीं? वो उसे देखते हुए अपनी बीवी को समझाने लगा, जियांगशी को इतनी आसानी से हैंडल नहीं किया जाता। ये तो बस एक सोल पपेट है, जिसे जिंदा इंसानों की रूहों से बनाया गया है, उनकी सोल रिफाइनमेंट करने के लिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक से जोर जोर से तालियों की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई उसकी समझ की दाद दे रहा हो। एक आदमी तालियां बजाते हुए वहां दाखिल हुआ, जिसने दी एंजल और उसकी बीवी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अस यंग मास्टर ने तारीफ करते हुए कहा, मेरी कोर्स रिफाइनिंग को तोड़ दिया, तो तुम भी मिस्टिकल पाथ के इंसान हो। अब समझा क्यों उस कुत्ते जैसे गार्ड को इतना बुरा हाल किया।
दी एंजल ने अपनी बीवी और होन होन की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों अंदर जाओ घर में। उसकी बीवी ने फिक्र से कहा, आप बहुत केयरफुल रहना। वो होन होन को गले लगाकर भाग गई और यंग मास्टर की नजर उस पर टिकी रह गई। उसकी फिगर को बेड इंटरेस्ट से देख रहा था वो। उसने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, सोचा नहीं था कि तुम जैसे माइनर कल्टिवेटर के पास इतना हाई एप्टीट्यूड वेसल होगा। ये तो सच में हेवन सेंट ट्रेजर है। दी एंजल ने उसे एक तेज नजर से देखा और सीधा उसकी तरफ लपका। यंग मास्टर को सरप्राइज करते हुए उसने पूरी शक्ति से अपना वार किया। ये था ग्रैंड मास्टर रियल्म का फुल पावर स्ट्राइक, आइस माउंटिंग। वो बुरी तरह से मुस्कुराया और एक चमकती हुई रोशनी ने दी एंजल के हमले को बीच में ही रोक दिया। दी एंजल झट से पीछे हट गया और तभी जमीन पर एक जोर से कदम पटकने की आवाज गूंजी। एक तलवार लिए बुरी सूरत वाला शख्स उसकी तरफ अटैक करने लपका। उसने फुर्ती से उसकी तलवार की धार को इवेट किया। अचानक उसने तलवार की हिल्ट को मजबूती से थाम लिया और अपने दूसरे हाथ से एक जबरदस्त अटैक किया। तलवारधारी ने उसका पूरा पाम स्ट्राइक झेला। उसने हल्के से अपना पसीना पोंछा। ये माउंटेन सोल्जर, और क्या ट्रिक्स है तेरे पास? वो हंसा, ट्यून अपनी पूरी जान लगा दी मेरे बनाए ह्यू एनिमेटेड कोर्स को हरने में, और एक छोटा यिन मिनियन अभी भी बचा है। उसने हेवनली बीइंग को बेड डिस्डेन से देखा। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे कॉम्पीट करने की? उसने और यिन माउंटेन सोल्जर्स को समन किया ताकि तू, एक मामूली मॉर्टल कल्टिवेटर, मेरे और मेरे धर्मा लिनिएज फैमिली के बीच का अनक्रॉसेबल गैप फील कर सके। उसने डिक्लेयर किया, मुझे अपने नीचे एक डॉग की कमी है। अगर तू चुपचाप अपनी औरत और बेटी को मेरे हवाले कर दे और घुटनों के बाल बैठकर मेरे जूते चाट ले। उसने मन में सोचा, क्यूआई कल्टिवेशन परफेक्टेड। उसने हाथ आगे बढ़ाया, मैं तुझे एक डॉग बनने का मौका दे रहा हूँ। एक के बाद एक यिन माउंटेन सोल्जर्स उसके ऑर्डर पार हेवनली बीइंग की तरफ अटैक करने लगे। वो एक कनिंग मुस्कान के साथ हंसा। यिन माउंटेन सोल्जर्स जो उस पर अटैक करने आ रहे थे वो अचानक थिथक गए। उससे यकीन नहीं हुआ जब एक हाथ उसकी गर्दन दबा रहा था। उसकी आंखें फटी रह गई। एक कोट्स यूज नुकसान पहुंचना चाहता था। वो घबराहट में चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो यांग क्यूआई के रास्ते पर चलता है। तू कैसे एनिमेटेड कोर्सेस को कल्टिवेट कर सकता है, और वो भी? उससे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये एनिमेटेड कोर्स इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? हेवनली बीइंग उसके करीब आया। यह है एनिमेटेड कोर्स को उसे करने का असली ऑर्थोडॉक्स तरीका। यिन चाइल्ड को बॉडी के साथ मर्ज करके, जो एनिमेटेड कोर्स की मूवमेंट और अटैक पावर को और भी बढ़ा देता है। अस एनिमेटेड कोर्स की चेस्ट से यिन क्यूआई का फ्लो और ज्यादा बढ़ने लगा। वो चीखते हुए बोला, क्या तुझे लगता है तू ऐसे मुझे सबड्यू कर लेगा? ट्यून डॉग बनने का मौका अब हमेशा के लिए खो दिया है। उसने मन में सोचा, मेरा पूरा शरीर ही तो एक ट्रेजर है। उसने अपना अंगूठा मुंह में डाला और काट लिया। फिर खून को अपने फोरहेड पार मलते हुए बोला, ये देख। फॉर्म 12। उसकी फोरहेड के बीच में एक अजीब सा फ्लावर अपीयर हुआ। उसने अपनी स्किल अनलीश की, गोल्डन सिल्कवॉर्म क्यूआई शील्ड। उसने हेवनली बीइंग को चैलेंजिंग नजरों से देखा। वो खामोशी से उसे देखता रहा। वो शैतानी हंसी हंसा, तू तो गया बेटा, तेरा गेम ओवर है। एंजल भी तेजी से उसकी तरफ लपका, एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर की तरह जिसका पोटेंशियल अनलीश्ड हो चुका था। उसने उसकी तरफ अटैक के लिए हाथ बढ़ाया। उसने लगातार अटैक किए, पूरी स्ट्रेंथ एक पॉइंट पे फोकस की। उसकी मरीडियन सेवरिंग टेक्निक शुरू हो गई। वो जूनियर उसके अटैक से अचानक बुरी तरह पिट गया। वो दर्द से चीख उठा, अपने आप को पकड़कर नीचे गिर गया। तू वो चीख कर बोला, क्या तू मौत को इनवाइट कर रहा है? अस जूनियर ने अपना शर्ट फाड़कर नेकलेस दिखाया। मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने अपने गले में लटकती बैल को उठाया। वो जोर से चिल्लाया, 9 यिन स्पिरिट, मियर ऑर्डर को ओबे करो। उसने अजीब अजीब स्पेल्स पढ़ना जारी रखा। एंजल उससे कंफ्यूज्ड नजर से देख रहा था। वो आगे भी बदबदाया, माइट डीमन। एंजल को गुस्सा आया और उसने सीधा उससे पंच कर दिया। उसने उससे जमीन पे बेहाल पड़े देखा। क्या ये क्रिपल्ड मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर जितना ज्यादा जीते हैं उतने हाई स्टूपिड हो जाते हैं? उसने अस जूनियर को डिसबिलीफ से देखा। दुश्मन के सामने भी सोल सम्मन करने का स्पेल पढ़ रहा है। उसने दूर से हो रही कोर्स रिफाइनिंग की तरफ देखा। वो मुस्कुराया, लगता है अब काम पे लगना पड़ेगा। उसने घर का दरवाजा नॉक किया। उसकी आवाज सॉफ्टली गूंजी, डरो मैट, मैं हूँ। एंजल अपनी वाइफ को देखकर मुस्कुराया, सब हैंडल हो गया है। उसने चैन की सांस ली
और सामने का सीन देखकर हैरान रह गई। उसने असबॉल्ड आदमी को क्यूरियस होकर देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। आह एंजल, ये कौन है? हुआनहुआ ने एंजल की वाइफ का पैर कास के पकड़ लिया। हुआनहुआ डर रही है, मॉन्स्टर फिर से आ गया। वो आदमी चुपचाप सबको देख रहा था। एंजल नीचे बैठा और उस लड़की का सर सहलाया। डरो मैट, ये बहुत ओबीडियंट है। जो तुम बोलोगी वो वही करेगा। वो लड़की एक्साइटेड हो गई। सच में? एंजल ने रिप्लाई किया, ट्राई करके देखो। वो लड़की एक्साइटेड होकर उस आदमी से पूछा, क्या आप हार्ट शूट करना जानते हो? वो आदमी चुपचाप खड़ा था, फिर उसने एक क्यूट सा हार्ट साइन बनाया। वो छोटी लड़की खुशी से तालियां बजाती हुई बोली, बहुत मजा आया। एक और हैंड स्टैंड करो ना। उस लड़की के शोर पर वो आदमी दोबारा हैंड स्टैंड करने लगा। लड़की की आवाज गूंज रही थी, एक और, एक और। तभी एक आवाज आई, ठीक है होन होन, चलो पहले अंदर चलते हैं। एंजल वाइफ हैरानी से उसे देखती है जब उसने लिटिल नेफ्यू को जमीन पर पड़ा देखा। THN, तुम ऐसी यहाँ क्यों लाए हो? उसने धीरे से समझाया, इस युग में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है और स्पिरिचुअल ट्रेजर्स बिल्कुल मिलते नहीं। ये लॉग येन माउंटेन के आखिरी बचे ह्यू लिनिएज है। कई इनहेरिटेंसेस टूट चुकी है, पर इन्होंने सालों में एसेंस इकट्ठी की है। वो उसे गौर से देखता रहा। उसकी हालत से लगता है कि ये इस मैजिक लिनिएज का सक्सेसर है और QI रिफाइनमेंट कंप्लीशन के रियल्म तक पहुंच चुका है। इसका पूरा शेयर प्राइमल एसेंस से भरा है जो हमें अपना कल्टिवेशन रियल्म जल्दी बढ़ाने में मदद कर सकता है। THN ने अपनी वाइफ को देखा, और सुनो, इसका पूरा शेयर एक ट्रेजर है। देखते हैं इसे कुछ पावरफुल मैजिक आर्टिफैक्ट्स बैन सकते हैं या नहीं। दूसरे दुश्मनों से लड़ने और होन होन को बचाने के लिए। और फिर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लिटिल नेफ्यू के दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे ह्यूदा उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो पागलपन में चिल्ला उठा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, यंग मास्टर? क्यों मुझे बंधने की हिम्मत कैसे की? वो लगातार गालियां दे रहा था, तू तो बस एक रोग कल्टिवेटर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई साउथ ईस्ट की एक्साई फैमिली को हाथ लगाने की? वो जोर से चिल्लाया, मान या ना मान। THN ने उसके मुंह में गैग थून्स दिया, चुप हो जा। वो परेशान होकर अपने मुंह में गैग को देखने लगा। वो हैरानी से अस्कोट्स पपेट को देखने लगा जो होन होन के लिए घोड़े का काम कर रहा था। एंजल ने लिटिल नेफ्यू को गो कर देखा। चलो शुरू करो, देखो इसके पास कोई काम का ट्रेजर है या नहीं। उसने उसके गले से घंटा खींच लिया। THN की वाइफ ने पूछा, ये सील क्यों पहना है? उसने समझाया, इसको मैजिक सील कहते हैं। ये 9 नेदर डीमंस से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, समनिंग गोस्ट्स और एक्सोरसाइजिंग गोस्ट्स। जिन पावरफुल गोस्ट गॉड्स को ये कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें समन करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। उसने आगे कहा, लेकिन ये मैजिक सील फॉर समनिंग गोस्ट्स बहुत हाई क्रूड है। ये किसी भी पावरफुल गोस्ट क्रीचर को झेल नहीं सकता। लिटिल नेफ्यू ने गुस्से में थूकते हुए पलटवार किया, बकवास, तुम्हें अच्छी चीजों की पहचान ही नहीं। तभी तो तुमने इस यंग मास्टर पर हाथ उठाया। ये ट्रेजर मेरी एक्साई फैमिली का कई पीढ़ियों से चला आ रहा एंसेस्ट्रल आइटम है। उसने बताया, वो वेडिंग गोस्ट किंग था जिसने कभी मॉर्टल वर्ल्ड में तबाही मचाई थी। मेरी एक्साई फैमिली ने उसे सालों से पूजा है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मेरी एक्साई फैमिली कितनी खतरनाक है? THN ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। उसने गुस्से से घूरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उसने गुस्से से एक और थप्पड़ जैक दिया, बहुत बोलता है तू। THN ने वो घंटा अपनी वाइफ को दिया और कहा, मिला है एक गोस्ट किंग वर्शिप सील, पर ये तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। लिटिल नेफ्यू ने तकलीफ से देखा जब उसने उसका सामान उठाया। यूज गोल्डन सिल्कवॉर्म को मिली और उसके अंदर घुसे एक इंफीरियर 9 ली इनहेरिटेंस भी। एंजल ने उसका बेल्ट खींच के निकला। एंजल की वाइफ शॉक हो गई। एंजल, तुम इसके पंथ क्यों उतार रहे हो? उसके पंथ पूरे नीचे सरक गए। उसने हाथ में बेल्ट को देखा। यूज एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट बेल्ट मिल गया। उसने उसका जैकेट और उतरा और उसे एक स्टैक येन माउंटेन सोल्जर सील्स का मिला। एंजल ने उसकी शर्ट भी उतारी और अंदर एक वेस्ट जैसा कुछ दिखा। यूज एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट गोल्डन लाइट इनर आर्मोर मिल गया। उसने कंफ्यूज्ड होकर उसके वॉलेट में हाथ डाला, ये क्या है? एंजल की वाइफ भी बोल पड़ी, ऐसा कुछ तो कभी देखा ही नहीं। उसने वॉलेट से एक कार्ड निकला,
उसमें कोई स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन नहीं थी, पर क्राफ्ट्समैनशिप कमाल की थी। उसकी वाइफ सोचने लगी, ये बैंक कार्ड जैसा लगता है, पर ऐसा कलर तो कभी देखा नहीं। छोटा लड़का बोला, ये मेरा वीआईपी ब्लैक कार्ड है। तुम जैसे ही झोपड़पट्टी में रहने वेल कॉमनर्स तो कई जन्मों में भी इसके करीब नहीं आ सकते। इसमें अनलिमिटेड स्वाइप्स है। उसने उन्हें मनाने की कोशिश की, बस मुझे जाने दो, ये तुम्हारा हो जाएगा। एंजल ने कार्ड फेंक दिया, ये मामूली सी चीज, ये ट्रिवियल मनी, बहुत जल्द लाखों लोग खुद ही हमारे पास दौड़ते हुए आएंगे आईसीडीन के लिए। छोटा लड़का गुस्से से हाँफने लगा। उससे निकाली हुई चीजें जमीन पर बिखरी हुई थी। एंजल की वाइफ ने तारीफ से देखा, सच में पूरा शहर हाई ट्रेजर्स से भरा है। एंजल ने हाथ बांधे, क्वालिटी बहुत लो है, पर इस एरा में कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, राइट? छोटा लड़का उन्हें कनिंगली देख रहा था और उसके मुंह के कोने से एक बग निकल कर आया। एंजल बोला, अभी ये सब छोड़ते हैं, अब टाइम है सबसे बेड ट्रेजर को डील करने का। उसकी वाइफ कंफ्यूज्ड थी, बिगेस्ट ट्रेजर कहाँ है वो? उसने सीधा छोटे लड़के की तरफ इशारा किया। एक PQI रिफाइनिंग कल्टीवेटर का एसेंस हाई कल्टीवेटर्स के लिए असली प्रेशियस टॉनिक होता है। उसने एक्सप्लेन किया, इस डिप्लीटेड स्पिरिचुअल एनर्जी के एरा में इतनी कम आगे में PQI रिफाइनिंग तक पहुंचना इजी नहीं। इसने पक्का कई लोगों का एसेंस एब्जॉर्ब किया होगा। छोटा लड़का घबरा गया, तुम करना क्या चाहते हो? एंजल ने उसकी तरफ तीखी नजर से देखा, तुमने दूसरों का एसेंस चूसा, अब मैं वही वापस ले रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? उसने पागलपन में धमकना शुरू किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा फादर, मेरी मदर और हमारे क्लैन एल्डर्स अनमेन से कोई एक भी तुम्हें कुचलने के लिए काफी है। तुम ब्लाइंड फूल्स, जानते भी हो हमारा एक्साई क्लैन कितना पावरफुल है। उससे एंजल का एक और पंच लगा। एंजल की वाइफ को यकीन नहीं हुआ, क्या अभी भी पहले की तरह माउथ टू माउथ हाई एसेंस एब्जॉर्ब करना होगा? एंजल मुस्कुराया, उससे ऐसा बेनिफिट लेने दूं, ये कैसे हो सकता है? उसने कामली एक्सप्लेन किया, एसेंस एब्जॉर्ब करने के मेथड्स में डुअल कल्टीवेशन रिप्लेनिशमेंट मेथड के अलावा वो चाइल्ड किलिंग एसेंस स्टीलिंग मेथड भी है जो इसने उसे किया। और जो मास्टर्स एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं वो एसेंस एब्जॉर्प्शन मेथड भी परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट टारगेट की बॉडी से एसेंस सक करके। एंजल की वाइफ ने एक्साइट होकर अपनी सीक्रेट हॉबी के बारे में बताया, ये तो मुझे पता है, मैंने भी वक्सिया नॉवेल्स पढ़ी है। फॉर्चुनेटली ही इज एब्जॉर्बिंग। पहले मुझे ये मूव थोड़ा ईविल लगता था, पर ऐसे विलन्स से एसेंस एब्जॉर्ब करने में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। अस जूनियर का चेहरा अब भी फूला हुआ था और वो कुछ नहीं बोली। एंजल ने उसकी तरफ देखा, हमारी रियल्म अभी बहुत कम है, हमें अभी भी डुअल कल्टीवेशन मेथड का ही इस्तेमाल करना होगा, तभी इस रियल्म में एसेंस एब्जॉर्बिंग मेथड जैसा असर मिलेगा। उसने कहा, चलो जल्दी शुरू करते हैं। वो शर्मा गई, क्या हमें अभी भी वो अजीब पोस्चर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे? उसने उसकी बाहें थाम ली, इस बार नहीं। एंजल ने अपनी बीवी को प्यार से गले लगाया, ग्रेट एसेंस एब्जॉर्बिंग मेथड का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। ये एक अजीब सा फेनोमेनन है जो तब होता है जब दो कल्टीवेटर्स अपनी फाउंडेशन के लिए लड़ते हैं, उनकी QI आपस में वाइब्रेट करती है। उसने समझाया, दो QI स्ट्रीम्स जो पहले फेल रही थी जब टकराती है तो एक बहुत पावरफुल QI वोर्टेक्स बनती है। इसे बॉडी के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में एक स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स पैदा होती है जो टारगेट की बॉडी से एसेंस को जबरदस्ती एब्जॉर्ब कर लेती है। एंजल की बीवी ने कहा, ओ अच्छा, अब समझ आया, क्या ये एक वैक्यूम क्लीनर जैसा है? उसने उसे देखा और जवाब दिया, मेरी क्लोन ने इस करंट वर्ल्ड से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा ही है। अनजाने में उसने उसे प्यार से किस किया और कहा, चलो शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे ट्विन फिश इंटरट्वाइन हो गए। ये एसेंस एब्जॉर्बिंग मेथड का कमल था। उसने अपना हाथ अस जूनियर की तरफ बढ़ाया और उसकी एसेंस को ग्रैब करना शुरू कर दिया। वो यूज किस भी कर रहा था और एसेंस एब्जॉर्ब भी कर रहा था। एक ही पाल में उसकी बॉडी में भरपूर एसेंस की धार बह गई। एंजल अपनी बीवी को एसेंस ट्रांसफर कर रहा था और यूज एनकरेज भी कर रहा था, हिम्मत रखो, बहुत ज्यादा एसेंस एब्जॉर्ब करने से मेरिडियंस को शॉक लग सकता है। बस मेरी गाइडेंस फॉलो करो और इस एसेंस स्ट्रीम को हम दोनों के QIC में गाइड करो। कहीं और एक्साई फैमिली के एंसेस्ट्रल होम में तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक आदमी भागते हुए अंदर आया और रिपोर्ट किया, ओल्ड मास्टर, बहुत बुरी खबर है। बटलर झंग घबराहट में बोला, ओल्ड मास्टर,
यंग मास्टर के साथ कुछ हो गया है। बाओ खान ने गुस्से से कहा, बैड तमीजी। यहाँ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स मौजूद हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात तमीजी करने की? बूमिंग ने हल्की सी स्माइल दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बटलर झंग हमेशा बहुत केयरफुल रहता है अपने काम में। अगर वो इतनी जल्दी में है तो जरूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। उसने बटलर झंग की तरफ देखा। क्या यंग मास्टर एक्साई के साथ कुछ बुरा हुआ है? वो हकलते हुए बोला, वो। बाओ खान ने सीधे कहा, ग्रैंड मास्टर ने पूछ लिया है, अब सीधे सीधे बताओ। बटलर झंग ने जल्दी से सर झुकाया, जी। जो गुवोन का बेबी यंग मास्टर अपने साथ रखता था वो वापस उड़कर आ गया है। मैंने ट्यूरेंट अपने सबॉर्डिनेट्स से यंग मास्टर के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा है। उसने बूमिंग की तरफ देखा जो अब भी हार्मलेस स्माइल दे रहा था। उनकी रिपोर्ट जारी रही। यंग मास्टर ने रास्ते में कुछ गंडन को देखा जो बेचारी मासूम लड़कियों को बेचने की साजिश कर रहे थे। हमारे यंग मास्टर ने बिना सोचे समझे अपने गार्ड्स को वही छोड़ दिया और अकेला हाई हीरो बनकर निकल पड़ा। पर किसे पता था वो मामूली लगने वाला गुंडा एक लोअर लेवल ईविल क्यूआई कल्टिवेटर निकला। उसने अपनी चालाक स्कीम्स से यंग मास्टर को बुरी तरह ट्रैप्ड कर लिया है लगता है। उनकी आंखें बंद थी जैसे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हो। तभी बीए खांग ने गुस्से में टेबल पाठक कर कहा, ये कैसे हो सकता है? उनका हुक्म जारी हुआ, जल्दी से अपने स्पिरिट वॉर्म्स छोड़ो, वो हमें रास्ता दिखाएंगे। बैटमिंग ने अचानक एक सुझाव दिया, ये यंग मास्टर है, इसे तो इस मंक ने ही बड़ा होते देखा है। बचपन से ही ये तहजीबदार और बहुत इंटेलिजेंट है। और हाँ, इस बार मास्टर एक्साई ने इस मंक की एक बहुत बड़ी मदद भी की है। उसने हाथ जोड़कर थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा, इस मंक को समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस एहसान का बदला चुका। तो क्यों ना इस मंक को ही ये जिम्मेदारी उठाने दीजिए। बीए खांग ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। जब ग्रेट मास्टर ने खुद ही जिम्मा ले लिया है तो एक्साई अब कोई हिचकिचट नहीं करेगा। मेरे बेटे की मदद करने के लिए आपकी ये मेहनत, मैं पहले से ही थैंक यू कहता हूँ। बैटमिंग मुस्कुराए और बोले, इस काम में देर करना ठीक नहीं, कृपया रास्ता दिखाइए। ठीक उसी वक्त एक दूसरी जगह वो यंग मास्टर गुस्से में एक कुर्सी पर बुरी तरह बंधा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, धुत्त, कमबख्तो, वो गर्जा, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? मेरी कल्टिवेशन फाउंडेशन को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी कल्टिवेशन बेस चुरा ली तुमने। एंजल की वाइफ ने आराम से अंगड़ाई लेते हुए कहा, उफ, कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है। वो बोली, मैं फिर से उस छोटे से पार्क में बच्चों के खेलने की आवाजें सुन सकती हूँ। एंजल ने समझाया, जब तुम्हारा रियल्म यानी कल्टिवेशन लेवल बढ़ता है तो तुम्हारी सोल की परसेप्शन पावर भी नेचुरली बढ़ जाती है। वो यंग मास्टर हकलाया, तुम लोगों ने क्या किया? दोनों में अब पूरी पावर भर चुकी थी। वो पीक क्यूआई रिफाइनिंग पार उसने उसकी तरफ पलट कर देखा, अब देखते हैं जो स्पिरिट वॉर्म तुमने छोड़ रखा है वो हमारे लिए क्या लाता है। वो लड़का सैन रह गया, उसका बदन कांप उठा। तुम्हें कैसे पता? उसने उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखा। ये कम्युनिकेशन स्पिरिट वॉर्म भी इतने घमंड से इस्तेमाल करते हो? मेरे सामने चालाकी दिखाते हो? तुम्हें तो 100 मदर चाइल्ड टैलिस्मान्स को उन हजारों स्पिरिट वॉर्म्स में मिला देना चाहिए था ताकि तुम्हारा पीछा ना किया जा सके। वो यंग मास्टर थोड़ा अकड़कर हंस पड़ा और ताना मारा, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? 100 मदर चाइल्ड टैलिस्मान्स बहुत प्रेशियस होते हैं, उनको बनाना इतना मुश्किल है। सिर्फ हमारे क्लैन मेंबर्स हाई एक मदर और 2 चाइल्ड टैलिस्मान्स अपने पास रख सकते हैं। और तुम कहते हो कि हजारों स्पिरिट वॉर्म्स पार उन्हें वेस्ट कर दे। अंदर से गुस्से में भरा हुआ एंजल ने बिना कुछ कहे सीधा उसके चेहरे पार थप्पड़ जैद दिया और चिल्लाया, चुप हो जाओ। फिर वो अपनी वाइफ की तरफ मुड़कर बोला, हमें पहले से प्रिपेयर करना होगा। एंजल की वाइफ ने हैरानी से पूछा, किस चीज की प्रिपरेशन? उसने जादू की टैलिस्मान्स के ध्येय को छुआ और कहा, हमारा अगला दुश्मन शायद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल से भी ऊपर होगा। भले ही हम दोनों पीक क्यूआई रिफाइनिंग पार है, पर एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मास्टर के सामने हम बच्चों की तरह है जो बड़े इंसान से लड़ रहे हो। अगर बिना हथियार के गए तो हार पक्की है। ये सुनकर वो पूरी तरह घबरा गई। तो अब क्या करें? उसने उसकी तरफ देखकर समझाया, कल्टिवेशन बेस और कल्टिवेशन लेवल में जीत हार तो ताकत से होती है, पार फाइटिंग मेथड्स थोड़ी अलग होती है। कल्टिवेशन लेवल के अलावा मैजिक आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रैटेजीज भी जीत हार का रुख बदल सकती है।
एंजल को याद आया और उसने कहा कि अगर एक बच्चा और एक बड़ा दोनों के हाथों में हथियार हो तो बच्चा कमजोर होने के बावजूद भी उसके पास जीतने का मौका होता है। उसने आगे कहा, अगर बच्चे के पास मॉडर्न एरा की गुण जैसा कोई हथियार हो तो जीतने के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। और अगर एंजल की वाइफ को अचानक रियलाइज हुआ तो अगर बच्चे के पास बड़े से ज्यादा हथियार हो तो उसकी जीत पक्की हो सकती है ना? उसने नया चीना हुआ बेल उठाया और कहा, बिल्कुल सही। ये मैजिक आर्टिफैक्ट्स अपने लेवल के कल्टिवेटर्स से लड़ने के लिए तो ठीक है, पर अगर सामने एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मास्टर हो तो ये बेकार है। तुम सोच लो, मैं इन ज़ारा इन मैजिक आर्टिफैक्ट्स को अपग्रेड कर दूं। नीला चमकता आसमान नीचे की बिल्डिंग्स पर रोशनी डाल रहा था। बटलर ट्रुओंग बड़ी फुर्ती से जमीन पर उतरे। उसने ऊपर देखा, यही जगह है। बीटी मिंग ने कहा, इस भिक्षु को चेक करने दो। उसने हाथ जोड़कर अपनी शक्ति को अनलीश किया अपनी बुद्धिस्ट डिवाइन पावर टेक्निक से। अचानक उसने आंखें खोली, उसकी हेवेंस आई और पेनिट्रेटिंग साइट एक्टिवेट हो गई। उसने डोर तक देखा। उसने हेवनली गॉड और उसकी वाइफ को नूडल्स खाते देखा, दो मेल और फीमेल क्यूआई कल्टिवेशन पीक स्टेज के कल्टिवेटर्स। उसने होन को कोर्ट्स रिफाइनर के साथ देखा और एक ईविल कोर्ट्स रिफाइनर भी था। सच में एक पूरा ईविल कल्टिवेटर। बटलर ट्रुओंग ने बट मिंग से पूछा, मेयर यंग मास्टर का क्या हाल है? बीटी मिंग ने जवाब दिया, तुम्हारा यंग मास्टर जिंदा है बस। उसने उस छोटे नेफ्यू को याद किया जो चेयर से बंधा था। उसकी एनर्जी वीक थी, पता नहीं कौन सी ईविल टेक्निक से उसकी कल्टिवेशन फाउंडेशन जबरदस्ती छीन ली गई थी। इसी वक्त हेवनली गॉड ने दूर बाहर देखा, उसकी हेवेंस आई के जरिए। कितनी जल्दी आ गए? बीटी मिंग, जो चुपके से ऑब्जर्व कर रहा था, अचानक घबरा गया। बटलर ट्रुओंग ने सर झुककर बड़े अदब से इल्तिजा की, आई ग्रैंड मास्टर, मेयर यंग मास्टर को बचाने के लिए कृपया अपना हाथ आगे बढ़ाएं। अचानक बट मिंग एक झटके में दूसरी जगह वॉल्ट कर गया, जिसे बटलर ट्रुओंग हैरान रह गए। वो धीरे से जमीन पर उतरा। हेवनली गॉड ने अपनी आईब्रो उठाई, कौन है ये आने वाला? बीटी मिंग चुपके से उसको जांच करने लगा। कितनी अजीब बात है, ये इंसान सिर्फ क्यूआई कल्टिवेशन लेवल पार है, पर उसकी डिवाइन सेंस इतनी डीप है कि मैं भी उसे समझ नहीं पा रहा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। इस भिक्षु का धर्मा नेम बीटी मिंग है और मैं यहाँ यंग मास्टर एक्साई को वापस लेने आया हूँ। उसने हाथ जोड़े और सर झुकाया, उम्मीद करता हूँ कि तुम सही रास्ते पर वापस आओगे। हेवनली गॉड शांत रहा, मन ही मन सोचता रहा, फिर से वही वेस्टर्न टीचिंग्स के लेक्चर्स, पुट डाउन द बुचर्स नाइफ और इंस्टेंटली बिकम अ बुद्धा वाली बातें। तभी उसने तेजी से जवाब दिया, मैंने देखा कि ग्रेट मास्टर एक समझदार इंसान है, इसलिए मैंने अभी तक एक्शन नहीं लिया। तो फिर इस यंग मास्टर एक्साई ने मेरी बेटी को किडनैप करना चाहा, अपनी ईविल टेक्निक्स कल्टिवेट करने के लिए, और हमें और मेरी वाइफ को साइलेंस करने के लिए मारने का प्लान भी किया था। मेरे पास तो बस रेजिस्ट करने की एबिलिटी थी, वरना मैं कब का उसके हाथों मर चुका होता। अब ग्रेट मास्टर, आप इसे कैसे डील करने का सोच रहे हैं? ये सुनते हाय बटलर ट्रुओंग का गुस्सा फट पड़ा। झूठ, तू कौन है ईविल स्पिरिट? कैसी बहुधा बातें कर रहा है? सच को झूठ और झूठ को सच बना रहा है। तेरी बेटी तो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, एकदम ठीक। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेयर यंग मास्टर पर ऐसे बेकार के फॉल्स एक्यूजेशंस लगाने की? फिर बीटी मिंग ने एक बेहद फनी सजेशन दिया, मेरा ये छोटा नेफ्यू बचपन से ही मैनर्स जानता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, और आप सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर जजमेंट दे रहे हैं। आपने कहा कि घर में कोई ईविल टेक्निक्स कल्टिवेट कर रहा है जो हमने कभी देखा ही नहीं, तो भला कोई कैसे यकीन करेगा? बेहतर होगा कि उस इंसान को जल्दी से छोड़ दो। ये भिक्षु मर्सीफुल हेवनली दाव को फॉलो करता है और मानता है कि हेवन लाइफ को चेरिश करती है। बस तुम लोग उस इंसान को छोड़ दो, अपनी पूरी कल्टिवेशन अबॉलिश कर दो और सारा ईविल क्यूआई सरेंडर कर दो। उसका चेहरा पाल भर में जैसे तवा का नीचे का हिस्सा काला पैट गया। तो मैं तुम्हें एक जीने का रास्ता दे दूंगा। लेकिन हमारा एंजल यूज तो जरा भी खौफ नहीं था। कैसा अजब इंसान है ये, जिसे सही गलत की समझ ही नहीं। बातों में तो बड़ा नेकी और ईमान की बात करता है। उसने बड़े सुकून से अपना हाथ पीछे किया और कहा, ये शैक्स अब मेरी जिराफ्ट में है। अगर तुमने आईएसी छुआ तो मैं इसकी जान ले लूंगा और हम सब एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। उसी पाल
पीछे उस छोटे जूनियर डिसाइपल के पूरे बदन पर मैजिक टैलिस्मान्स लगे थे और एक तेज धार चाकू उसकी गर्दन पर राखी थी। मगर बटलर झंग तो फिर भी गालियां डीन से बाज नहीं आया। ओए नीची जात के लोगों, बदमाशो, तुम गरीब और धोखेबाज हो। हमारे यंग मास्टर का रुतबा कितना ऊंचा है, अगर तुमने उनके एक बाल को भी छुआ तो हम तुम्हारी जान के बदले जान ले लेंगे, ये याद रखना। बैट मिंग वहां हाथ जोड़कर खड़ा था। अमिताभा बुद्धा, उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो इस ओल्ड मंक को डायमंड रॉथ दिखाना ही पड़ेगा। डीमंस एंड डेविल्स को काबू करके तुम सबको पकड़ना ही पड़ेगा। फिर उसने नाटक करना छोड़ दिया और धमकी देते हुए बोला, अंदर की नान ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मेयर जूनियर डिसाइपल की जान को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम सबको यही खत्म कर दूंगा। लेकिन उसकी अगली हरकत ने एंजल को तो हैरान ही कर दिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बस इतना देखा कि बैट मिंग ने झट से उसकी गर्दन अपनी जिराफ में ले ली। लेकिन एंजल तो बस हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस उसकी नजरें उसके हाथों पर टिकी हुई थी। गेम सेट हो चुका है। सच में इसकी कोई कमजोरी है। ये मुझे पूरी ताकत से मारना नहीं चाहता, बल्कि जिंदा पकड़कर बारगेनिंग चिप बनाना चाहता है। इस बार तो मेन अनबीटेबल पोजीशन में हूं। उसके बाद भी बैट मिंग अभी भी गुरूर में गरज रहा था। लगता है बेनिफैक्टर ने हमारे बीच के पावर स्ट्रगल को गलत समझा है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं हाथ उठाऊं। लेकिन अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गोस्ट जनरल ने एक ही झटके में अपनी तलवार बैट मिंग की तरफ घुमाई। खुशकिस्मती से उसकी बॉडी मूवमेंट स्किल इतनी तेज थी कि वो भाग पाया। ये नजारा देखने के बाद बटलर झंग हैरा होकर उंगली उठाते हुए बोला, तुम भी स्पिरिट सोल्जर्स बुला सकते हो क्या? नहीं, ये तो स्पिरिट सोल्जर्स से भी ज्यादा हाई लेवल है। एक बहुत तेज ऑरा ऑफ किलिंग इंटेंट उसकी पूरी गोस्ट जनरल की बॉडी को लगातार घेर रहा था। उसके बावजूद भी बैट मिंग को जरा भी डर नहीं लगा। उसने कहा, बेनिफैक्टर में सच में थोड़ी हिम्मत तो है। कोई हैरानी नहीं कि मेरे जूनियर डिसाइपल की कल्टिवेशन लेवल भी तुम्हारी चाल में फंस गई। लेकिन इस ओल्ड मंक के सामने ये कुछ छोटा मोटा गोस्ट जनरल काफी नहीं है। दोनों गोस्ट जनरल्स ने बिना कुछ कहे सीधे आगे बढ़कर हमला कर दिया। उसके बाद एक हेलो ऑफ लाइट ने बैट मिंग के चरण तरफ एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना लिया। ये था गोल्डन बेल शील्ड। जो दूसरा गोस्ट जनरल बचा था उसने भी तेजी से उसकी तरफ लपका। उसने तेजी से अपनी तलवार चलाई, लेकिन बदकिस्मती से बैट मिंग तो उस हेलो ऑफ लाइट के अंदर महफूज था। वो अंदर ही अंदर अमिताभा बुद्धा का जाप कर रहा था। अचानक बैट मिंग ने एक मैजिक स्किल इस्तेमाल की, ग्रेट कंपैशन पाम। बटलर झंग पीछे खड़ा अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। कुछ मामूली गोस्ट जनरल्स एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मिड स्टेज मास्टर के सामने नाच रहे हैं। सच में अपनी औकात भूल गए हो। और ठीक इसी पाल अचानक कुछ तेजी से उसकी तरफ आया, जिसे देखकर वो हैरा रह गया। और बैट मिंग ने बेख्याली में इस चीज को हाथ से पकड़ लिया। लेकिन तभी एक रेड ऑरा तेजी से निकलने लगी, जिसने उसे बुरी तरह शॉक्ड कर दिया। उस स्पिनिंग ऑब्जेक्ट के अंदर से एक लंबे क्लॉस वाला हाथ तेजी से बाहर निकला। उस हाथ ने बैट मिंग का गाला मजबूती से पकड़ लिया। बटलर झंग का चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है? लेकिन एंजल तो बिल्कुल शांति से ये नया तमाशा देख रहा था। वो सारे डीमन जनरल्स बस टाइम बाय करने के लिए थे ताकि इस चीज को सम्मन किया जा सके। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार जो अपीयर हुआ है वो एक डीमन किंग है, वो भी जमीन हिला डीन वाली पावर के साथ। इस पाल बुमयेओंग का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ये तो डीमन किंग है। यहाँ तक कि बटलर झंग भी शॉक में डूब गया। ये तो वही डीमन किंग है जिसकी हमारी एक्साई फैमिली ने सालों तक पूजा की है। तुमने आईएससी सम्मन कैसे किया? एंजल ने धीरे से कहा, हेवन, अर्थ, ह्यूमन, डिवाइन, डीमन, इन सबको मेरे लिए काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? उनकी डिजायर को अपनी चेन बनाना पड़ेगा और उनकी क्रेविंग्स को अपना बेट। ये प्रिंसिपल तो सदियों से चला आ रहा है, कभी बदला नहीं। डीमन किंग ने उसकी बात सुनकर एक ठंडी सी हम्फ के साथ एंजल की तरफ देखा। बटलर झंग तो हैरा रह गया और गौर से देखता रहा। ये सब कैसे हो गया? मास्टर बुमयेओंग तो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो इतनी इजीली सबड्यू कैसे हो गए? डीमन किंग ने बुमयेओंग का गाला कास के पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा तो बिल्कुल सेफ बैठ गया, जैसे खून का एक कतरा भी ना हो। बुमयेओंग ने मन ही मन सोचा, बिगिनिंग से ही इसने मुझे सिर्फ पकड़ने का प्लान किया था, मारना नहीं।
फिर जल्दी से शैडो जनरल्स का उसे किया ताकि मैं उससे फाइट करूं। और उसके बाद जब मैं डॉज नहीं कर पाया तो डीमन किंग ने मेयर वीक पॉइंट पार अटैक कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये डीमन किंग ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ इक्वल पावर से फाइट कर पाता। क्या सेटअप था, हर स्टेप इतना परफेक्ट और कैलकुलेटेड। ये लड़का उम्र में यंग है पर इसकी स्कीम्स कितनी डीप और अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रूली स्कैरी। एंजल ने एक मिस्टेरियस स्माइल दी और बिल्कुल कामली ऑब्जर्व करता रहा। बुमयेओंग ने खून थूका, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। सडनली डीमन किंग ने सीधे अपना हाथ उसके पेट में डाल दिया। बुमयेओंग घबरा गया और गोअकर उसे देखने लगा। डीमन किंग के हाथ ने एक स्पार्कलिंग ब्लू जेम बाहर निकाली। उसने ट्रायम्फेंटली उस जेम को देखा जो उसने अभी निकाली थी। फाउंडेशन बिल्डिंग ट्रेजर फ्लूइड। वाह क्या चीज है। जैसे ही उसने ये कहा डीमन किंग ने इस जेम को अपने मुंह के पास किया खाने के लिए, पर तभी एक आवाज उसके पास से आई, रोको उसको, यूज मैट खाओ, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। डीमन किंग ने साइड में देखा, कंफ्यूजन से एक हम करते हुए उसने बुमयेओंग को नीचे छोड़ा और हवा के झोंके की तरह एंजल की तरफ बढ़ा। डीमन किंग ने अपना हाथ एंजल के शोल्डर पार रखा, उसकी आंखें और तेज हो गई। डीमन किंग ने एक डीप और मेनेसिंग टोन में कहा, जो चीज ट्यून मुझे दी है वो सिर्फ एक बार मेरे इंटरवेंशन के लिए काफी है। अगर वो ना होता तो सिर्फ इस बात पर कि ट्यून एक्साई फैमिली के डिसेंडेंट्स को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुझे और तेरे बीवी बच्चों को कब का जिंदा निगल चुका होता। और तू मुझसे स्पॉइल्स ऑफ वॉर हैंड ओवर करने का ऑर्डर दे रहा है। एंजल ने आईब्रो उठाकर जवाब दिया, मैंने तुझे प्रोफाउंड येन ट्रांसफॉर्मिंग यांग ग्रेट टेक्निक दी है, वो तुझे मिडिल ग्रेड डीमन किंग के बॉटलनेक को ब्रेक करने में हेल्प कर सकती है। तुझे ये समझना चाहिए मैं तुझे इसे भी ज्यादा बिस्टो कर सकता हूँ। डीमन किंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो गुस्से में बोला, पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट में देख ले, फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुंचने वाले कल्टिवेटर्स 100 से भी कम है, और मुझे ये प्रेशियस स्पिरिट मेडिसिन मिली है, ऊपर से वो डीमन कल्टिवेशन मेथड जो तूने मुझे दिया। 1 साल के अंदर मैं पक्का ब्रेक थ्रू करूंगा, हाई ग्रेड डीमन किंग बन जाऊंगा। डीमन किंग ने अपना हाथ पीछे किया और एक आईसी वॉइस में पूछा, और क्या हो सकता है जो इसे भी ज्यादा प्रेशियस हो। एंजल ने धीरे से डीमन किंग का हाथ हटा दिया। वो उसके करीब गया और एक मिस्टेरियस स्माइल दी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा कल्टिवेशन मेथड जो तुझे एक हायर रियल्म में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करे। डीमन किंग से सीधा डीमन वेनरेबल के रियल्म में एंटर करना। डीमन किंग शॉक्ड रह गया, यूज अपने कानों पार बिलीव नहीं हुआ। इम्पॉसिबल, ऐसा कल्टिवेशन मेथड तो हजारों सालों पहले ही लॉस्ट हो चुका है, तुम्हारे पास ये कैसे आया। एंजल ने बड़े सुकून से उन्हें देखा, कहा, इन 2 दुश्मनों का हिसाब चुकाने दो मुझे, फिर खबर तुम तक पहुंचा दूंगा। वो सच है या झूठ उसका फैसला तुम खुद ही करना। डीमन किंग आधे यकीन और आधे शक के बीच खामोश खड़ा था, और पीछे बटलर झंग पूरी ताकत लगाकर बूमिंग को संभालने की कोशिश कर रहे थे। डीमन किंग ने अपने दिल में एक फैसला कर लिया था। उसने एक ग्रीन जेड उसकी तरफ उछल दी। एंजल ने हाथ में चमकती हुई ग्रीन जेड को देखा। उसके दिमाग में अब तक सारा हिसाब फिट हो चुका था। डीमन किंग ने पहले ही उससे अपनी भरी आवाज में चेतावनी दे दी, अगर तुम्हारी बातें झूठ निकली तो मैं, ये डीमन किंग, तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। और अगले ही लम्हे वो जादू से गायब हो चुका था। एंजल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट और सैटिस्फैक्शन थी। ये धर्माइंडिंग आगे के कल्टिवेटर्स आजकल बेड ही घमंडी और खुद पसंद हो गए हैं। मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन डीमोनिक कल्टिवेशन मेथड सिखाऊंगा। तुम बस पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस करते रहना, और जिस दिन तुम अपनी क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन से बाहर निकलोगे वही दिन होगा जब तुम मेरे डीमोनिक स्लेव बन जाओगे। उसने अपनी मुट्ठी काज ली और उसके साथ ही वो हल्का सा धुआं भी हवा में गुलकर गायब हो गया। एंजल ने हाथ अपनी जेबों में डाले और घमंड से कहा, अपने मालिक को बता देना अगर उससे ये ईविल स्पॉन वापस चाहिए तो उसके बराबर की कोई चीज एक्सचेंज में लाए। बटलर झंग ने अपना चेहरा सीरियस करते हुए कहा, तुम्हें कम से कम पहले एक प्राइस तो बतानी चाहिए ताकि मैं ठीक से आगे रिपोर्ट कर सकूं। उसने उन दोनों को बेजारी से देखा। तुम्हें जितना लगता है कि वो वर्थ है उतनी ही कीमत तैयार कर लेना। अब यहाँ से दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बटलर झंग ने हिचकिचाकर उससे चेतावनी दी, आप
आप तो वकाई में बार्गेनिंग के बेड मास्टर निकले। आपके ये अल्फाज वर्ड फॉरवर्ड आगे रिपोर्ट किए जाएंगे। मगर आपने एक ही वक्त में दो बड़ी पावर्स को गुस्सा दिला दिया है, साउथवेस्ट की एक्साई फैमिली और लोटस सेक्ट को। देखना कहीं आग से खेलते खेलते खुद को ही ना जला बैठो। एंजल खामोशी से उन दोनों को एक दूसरे का सहारा बेन ह्यू जाते देख रहा था। वो एक डैम बेप्रवाही से पैल था। घर में कदम रखते ही एंजल की वाइफ और उनकी बेटी खुशी खुशी दौड़कर उनके पास आई और आवाज लगाई, पतिदेव, पापा। ह्यूएन ने अपना चेहरा खुशी से चमकाते हुए एंजल के हाथ में ग्रीन जेड को देखा और उत्तेजित होकर पूछा, पापा, ये फिर से कौन सा नया ट्रेजर है? कितना खूबसूरत है और खेलने में भी बहुत मजा आएगा। एंजल ने उस छोटी सी बच्ची को प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, यह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ट्रेजर लिक्विड है जो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के कल्टिवेटर ने पिल कॉल्ड्रन में बनाया है। लिटिल नेफ्यू का चेहरा खरोचों से लाल हो चुका था। वो जोर से बोला, यकीन नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? तुमने ग्रैंड मास्टर बुमिंग को कैसे हरा दिया? वो तो लोटस सेक्ट के डीमन सबड्यूइंग हॉल के एल्डर है और एक मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के कल्टिवेटर है। एंजल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्के से अपना हाथ घुमाया और दूर खड़ा लिटिल नेफ्यू ऐसे पैल था जैसे उससे कोई तेज थप्पड़ लगा हो। उसका चेहरा एक तरफ घूम गया। एंजल का चेहरा बिल्कुल सुकून में था। उसने अपना हाथ इतनी शिद्दत से घुमाया कि उससे धुआं निकलने लगा। ये था उसकी क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की एयर स्प्लिटिंग पाम स्ट्राइक का कमाल। एंजल की वाइफ शर्म से लाल हो गई। उसने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, ये सब क्या इस बार वो डुअल कल्टिवेशन के लिए है? एंजल ने मुड़कर बड़े प्यार से उनकी तारीफ की, तुम भी तो अब और भी प्रोफिशिएंट होती जा रही हो। एंजल की वाइफ शर्माती हुई धीमी आवाज में बोली, आरी, कहा ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये सच है कि वो बहुत हाई कंफर्टेबल था। अचानक उससे कुछ याद आया। उसने हल्के से अपने गाल पार थप्पड़ मारा। काम डाउन। एंजल की वाइफ घबरा गई। मैं सच में आपसे गाइडेंस मांग रही थी। एंजल ताजगी से मुस्कुराए और कहा, मैं तो सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ह्यूएन ने प्यार से उन्हें हल्के से खींचकर पूछा, माँ, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? एंजल की वाइफ हल्के से नीचे बैठी और उस छोटी सी बच्ची से बोली, अच्छा बच्चा, बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी से सो जाओ। उसने ह्यूएन को गॉड में उठाया और रूम की तरफ मुड़ गई। अपना चेहरा लाल करते हुए बोली, पापा और मम्मी को अभी और ओवरटाइम करना है इम्प्रूव होने के लिए। उस बच्ची ने अपनी मासूम और चमकती आंखों से पूछा, माँ, इम्प्रूव होना कंफर्टेबल होता है क्या? एंजल की वाइफ के दोनों गाल शर्म से लाल हो गए। उसने ह्यूएन की नजरों से बचने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया। नहीं। उसने ह्यूएन को बेड पार रखा और समझाने लगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये तो बस और पावरफुल बनने के लिए है ताकि पापा और मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके और कोई बैड पर्सन तुम्हें पकड़कर ना ले जाए। होन मेरी बात सुनो। ठीक है, आप दोनों फ्रीली प्रोग्रेस करो, बस मुझे प्रोटेक्ट करना, ओके? छोटी सी वो लड़की लेट गई। आज्ञाकारी बच्चे की तरह ब्लैंकेट ओढ़ ली, आंखें बंद करके सो गई। वो बोली, मैं सो गई हूं, पक्का एक भी आंख नहीं खोलूंगी। एंजल वाइफ ने गहरी सांस ली। उसका पूरा शरीर रिलीव्ड हो गया। उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। थोड़ी देर बाद उस छोटे से कमरे में एक मीठी आवाज गूंज उठी, आह एंजल। एंजल वाइफ जमीन पर घुटनों के बाल थी। उसने पीछे मुड़कर कहा, यह डुअल कल्टिवेशन फाउंडेशन बिल्डिंग पोस्चर कितना अजीब है। एंजल उसके नीचे था। उसने बेड कैजुअली कहा, यह टेक्निक एक ऐसी डिवाइन एबिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए है जिसे वुंडलेस विजन कहते हैं। फाउंडेशन बिल्डिंग से पहले उसकी निगाहें उसके कर्वेशियस फिगर पार टिकी हुई थी। एंजल वाइफ कंफ्यूज हो गई। क्या हमारे पास पहले से ही फाउंडेशन बिल्डिंग एसेंस लिक्विड नहीं था? पहले की तरह ही बस एब्जॉर्ब करना है, राइट? वो वही पोस्चर में रहा। क्यूआई रिफाइनमेंट से फाउंडेशन बिल्डिंग तक जाने के लिए बॉडी की मेरिडियंस में मौजूद क्यूआई को कंडेंस करके एसेंस लिक्विड में बदलना पड़ता है। उसका हाथ उसके फिगर पार आ ठहरा। उसने समझाया, इस वक्त तुम्हारे और मेरे अंदर की क्यूआई पूरी तरह से भरी हुई है। नॉर्मल फाउंडेशन बिल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से
किसी को भी 10 साल से ज्यादा तक अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है, अपनी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तभी अंदर की कंप्रेस्ड क्यूआई के प्रेशर को झेल पाते हैं। एंजल ने एक एग्जाम्पल दिया, अगर फिजिक इनफ स्ट्रॉन्ग ना हो तो ये एक बलून की तरह होगा। उसने इमेजिन किया जैसे एक बलून में हवा भरी जा रही हो। ज्यादा प्रेशर से बॉडी की सारी मेरिडियंस टूटकर बिखर जाएंगी। एंजल की आवाज गहरी हो गई। एक्साई क्लैन के बच्चे ने, जो यन माउंटेन के फ्रैक्चर्ड मरीडियन से है, क्यूआई रिफाइनमेंट की पीक को अचीव कर लिया है। वो होन को चोरी करना चाहता है ताकि यन माउंटेन की टेक्निक से फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग स्टेज को बाईपास करके जबरदस्ती फाउंडेशन बिल्डिंग रियल्म में एंटर कर सके। एंजल की आवाज में पूरा डिटर्मिनेशन था। और इस बार हम डुअल कल्टिवेशन के थ्रू वुंडलेस विजन डिवाइन एबिलिटी को अनलॉक करेंगे। इस डिवाइन एबिलिटी से इंजर्ड बॉडीज ट्यूरेंट रिकवर कर सकती है। एंजल वाइफ की हंसी फूट पड़ी। मेन समझ गई। तो इसका मतलब है कि अगर बलून फट भी जाए तो वो ट्यूरेंट रिकवर हो सकता है, मेरिडियंस भी नहीं फटेंगी, है ना? वो अब भी उससे गो रहा था। एग्जैक्टली। ये कल्टिवेशन सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को एलिमिनेट करने के लिए है। एंजल ने और समझाया, जब हमारे बीच की डिजायर अपने एक्सट्रीम पार पहुंच जाएगी, टैप बॉडी में जनरेट होने वाली स्पिरिचुअल मेडिसिन हमारे अंदर हिडन वुंडलेस विजन डिवाइन एबिलिटी के एक पार्ट को एक्टिवेट कर पाएगी। उसने अस पोस्चर को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की। क्या हमारी बॉडीज इतनी मिराक्युलस है? उसने अपनी आईब्रो उठाई। उसकी आंखों में जैसे सब कुछ देखने की शक्ति थी, जैसे कि एक ब्यूटीफुल जेड। अगर कोई उसे पहचाने ना तो वो बस एक कॉमन स्टोन है, और अगर कोई तुम्हें गाइड ना करे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि असली ट्रेजर तो खुद तुम्हारे अंदर है। एंजल ने अपनी उंगली से उसकी पीठ में पोक किया। चलो शुरू करते हैं। एंजल वाइफ से एक मोर्निंग साउंड निकल पड़ी। उसने अस प्लेजर में डूबते हुए अपनी लेग्स स्ट्रेच की, फिर वो कर्ल हो गई। एंजल, जो उसके नीचे था, हैरानी से देख रहा था। उसके गाल लाल हो गए। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसी फीलिंग है? एंजल के पैर कांप रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे डालुओ दाव हार्ट को हिला सकता है। एंजल वाइफ ने आंखें बंद करके फील किया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। ये ऐसे क्यों हो रहा है? इतना कंफर्टेबल। एंजल, जो नीचे था, दांत पीसने लगा। पहली बार इस मेथड से फाउंडेशन बिल्डिंग कर रहा हूं, और मैंने भी ऐसी फीलिंग कभी एक्सपीरियंस नहीं की। सच में ये बहुत प्लेजरेबल है। एंजल वाइफ के चेहरे पर पूरा सेटिस्फैक्शन था। बस अब और नहीं। ये पहली डुअल कल्टिवेशन से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। मेन अब और कंट्रोल नहीं कर सकती। उसने चुपचाप ऑब्जर्व किया और फिर अचानक बोला, अभी। इट्स नाउ। उसके पीछे एक आभारी रोशनी नजर आई, उससे घेरते हुए। स्पिरिट एसेंस मैनिफेस्ट हो चुका था। उसके बॉडी पार भी वही मिस्टेरियस रोशनी दिखाई दी। जल्दी से एब्जॉर्ब करो। डुअल कल्टिवेशन के थ्रू वुंडलेस विजन डिवाइन एबिलिटी के फर्स्ट स्टेज को अनलॉक करो। यिन यांग फ्यूजन बोधि फ्रूट। एंजल वाइफ ने अपना मुंह खोला। उसके बॉडी की रोशनी ट्यूरेंट उसके मुंह में खींच ली गई। उसी तरह उसके पीछे की रोशनी भी एंजल ने, जो नीचे था, अपना मुंह खोलकर अंदर खींच ली। इस कठिन परीक्षा से रिकवरी बिना टूट फूट के परफेक्ट फॉर्म अब कंप्लीट हो चुकी है, और ये वंडरस डिवाइन एबिलिटी अब माइनर सक्सेस अचीव कर चुकी है। लिटिल मंक, जो कुर्सी पार डोर बंधा हुआ था, उनकी अजीब पोस्चर देखकर कांप उठा। उसका चेहरा ब्लैंक और कंफ्यूज था। ये लोग क्या कर रहे हैं? वुंडलेस विजन डिवाइन एबिलिटी क्या है? मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। एंजल ने अपना चेहरा घुमाया और अचानक कुछ देखा। चैप्टर 19। बीटी मिंग बेड पार पैरालाइज्ड पड़ा था। उसका चेहरा बहुत पतला था। आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स। वो लड़का अभी यंग है, उसका कल्टिवेशन रियल्म भी हाई नहीं है, लेकिन उसका माइंड बेहद डीप और कनिंग है। ये पुअर मंक, सालों से डीमंस को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, लेकिन इतनी गहरी इविल इंटेंशंस वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसे समझना इतना मुश्किल हो। बाओ खान, जो उसके पास खड़ा था, ने वरीड होकर पूछा, मास्टर, क्या आप जानते हैं कि वो किस इनहेरिटेंस लिनिएज से बिलोंग करता है? बाओ खान की वाइफ ने दरवाजा तोड़ के एंट्री मारी।
गुस्से में चिल्लाई, बाओ खान, मेरा प्यारा बेटा कहाँ है? बाओ खान की वाइफ ने आगे बढ़कर धमकी दी। कौन है वो जो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, जिसने मेरे कलेजे के टुकड़े को किडनैप करने की हिम्मत की? बाओ खान ने पलटकर उन्हें गुस्से से घूरा। अननोन ग्रैंड मास्टर आपके बेटे को बचाते हुए घायल हुए हैं। आप यहाँ तमाशा खड़ा मत कीजिए। वो उठे और धीमी, गंभीर आवाज में बोले, बाहर चलकर बात करते हैं। एक बदसूरत सा फ्लावर वास जमीन पर जोर से पटका गया। बाओ खान की वाइफ ने गुराते हुए उनकी तरफ उंगली की। बाओ खान, ये यूजलेस बुद्धा, एक छोटा सा रोग कल्टिवेटर भी संभाल नहीं पाए। मेरे बेटे को ऐसी बीजाटी फेस करने दी जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। आप गोस्ट किंग सेक्ट के फैमिली हेड होकर इतने नालायक कैसे हो सकते हैं? बाओ खान ने गुस्से से डांटा, और कितना चिल्लाएंगी आप? ये सब आपके उसे हर दिन ओवर पैम्पर करने का नतीजा नहीं है क्या? बाओ खान की वाइफ ये सुनकर होश खो बैठी। वो बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। बाओ खान का गुस्सा आसमान छू गया और वो उनके चेहरे पर चिल्लाया, तुम्हारा टेम्परमेंट इतना इम्पल्सिव है, कुछ कैलकुलेट करना नहीं आता। एक अनजान पर्सन को हमें हर्ट करने की कॉन्स्पिरेसी करने दी और हमारे एक्साई फैमिली को इंटिमिडेट करने की हिम्मत भी की। बाओ खान की वाइफ जैब आर्ग्यूमेंट्स में कमजोर पड़ी तो बकवास करने लगी, हमारा बीटा लियू शान और गोस्ट किंग सेक्ट दोनों की हेरिटेज कैरी करता है। उसकी आइडेंटिटी हाई स्टेटस है, उसके टैलेंट्स अनपैरेलल्ड है, उसे तो बस डिलिजेंटली कल्टिवेट करना है, हर दिन प्रोग्रेस करेगा, बाकी सब क्या है? जब हमारी दो फैमिलीज एक्साई और चेन उसके लिए रास्ते बिछा देंगी तो आगे चलकर यूज हाईएस्ट पावर और रिस्पेक्ट मिलेगी, उसका नाम हर जगह गूंजेगा। वो भौहें चढ़ाकर फिर से बोली, वो कॉमनर्स जो कॉकरोच से भी बदतर है, उसके पैर की धूल भी नहीं है। एक चीप वॉर्म जो कूड़ेदान से निकला है, वो भी उसको हाथ लगाने की हिम्मत कर रहा है। बाओ खान की वाइफ पलटकर चल दी। उसने एक जोरदार अनाउंसमेंट की, मैं खुद अपने प्यारे बेटे को बचाकर लाऊंगी। बाओ खान ने मुट्ठी कांसकर यूज वार्न किया, बिल्कुल रैश एक्ट मत करना। उस लड़के के स्कीम्स बहुत डीप है, यहाँ तक कि अननोन ग्रैंड मास्टर भी उसके ट्रैप में फंस गए। दोनों का कल्टिवेशन लेवल सेम है। आप वहां जाकर क्या करेंगी? मुझे एक थोरो प्लान बनाने दो, तभी हम एक्शन लेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, बेटे को बचाने के बाद अस बास्टर्ड को पकड़कर उसकी सोल एक्सट्रैक्ट करूंगा और स्पिरिट रिफाइन करूंगा। बाओ खान की वाइफ ने पलटकर घूरा। HMPH, अगर फ्यूचर की बात ना होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं, जो चैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूं, तुमसे शादी करती? सुन लो, मैं एक पाल भी वेट नहीं करूंगी। मैं वो थिंग अपने साथ ले जा रही हूं। देखते हैं उस लड़के में क्या हेवन डिफाइंग एबिलिटी है जो इसके बाद सरवाइव कर पाए। बाओ खान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या वो वही डाउरी है जो आप यहां शादी करके लाई थी? वो अपनी जगह से उठा। ठीक है, बाओ खान ने फाइनली डिसाइड किया, हमने लियू शान की एल्डेस्ट डॉटर को ऑफेंड किया है। अब उस लड़के के पूरे खानदान को जल्दी मौत भी नसीब नहीं होगी। मैं अननोन ग्रैंड मास्टर को संभालूंगा, लोटस सेक्ट के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करूंगा, और बेटे का मामला अब आपके हाथ में है। बाओ खान की वाइफ ने उसे तीखी, ठंडी नजरों से देखा। HMPH, तुम्हें तो बस सोशल मैटर्स की फिक्र रहती है। अब तक भी बस पीक फाउंडेशन स्टेज पार अटके हो। हमारी एक्साई फैमिली की लेगेसी, अगर हमारा बेटा ना हुआ तो जल्दी या देर तुम्हारे हाथों में खत्म हो जाएगी। वो अकड़कर चल दी और गाली देना नहीं भूली, यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश, जिसके पास स्पिरिचुअल कोर तक नहीं है। बाओ खान ने गुस्से से दांत पीस लिए। उसकी आंखों में आग थी। बाओ खान की वाइफ एक लाल दरवाजे के पास गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर की रोशनी बिल्कुल पिच ब्लैक थी। बाओ खान की वाइफ अंदर गहरी चली गई। वो बड़ा, विशाल रूम बिल्कुल ठंडा और एरिली क्वाइट था। उसने धीरे से एक बेल को हिलाया और एक ग्रीन लाइट का ग्लो यूज धीरे धीरे घेरने लगा। बाओ खान की वाइफ ने हुक्म दिया, मेरे पीछे आओ। अचानक आस कॉफिन के अंदर से एक आवाज गूंजी। एक जबरदस्त पावर ने कॉफिन का ढक्कन उड़ा दिया। छोटी डाय की मां ने अपने चेहरे पर एक जीत की मुस्कान के साथ देखा। उसके दिमाग में तो ऑलरेडी प्लान रेडी था। कॉफिन के अंदर एक अजीब सी ठंडक और डार्क एनर्जी थी
और फिर धीरे से एक जोड़ी आंखें खुली और उसने चारों तरफ देखा। सीन शिफ्ट होता है एंजल के छोटे से घर की तरफ। एंजल की वाइफ ने अंगड़ाई ली और पूछा, क्या सक्सेस मिल गई? एंजल ने एक शार्प नाइफ निकाली और अपनी बाजू पर लगा दी। कुछ सेकंड्स बाद वो कट मिराकुलसली पहले जैसा ठीक हो गया। एंजल की वाइफ हैरत से बोली, कितना मिराकुलस है ये, डिवाइन पावर ऑफ इम्परमानेंस है क्या? एंजल ने धीरे से कहा, ये तो बस इस पावर का बेसिक इफेक्ट है। दुश्मन आता ही होगा, हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अपने कपड़े उतार दो। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने हैरत से पूछा, है? रुको, हम कोई सीरियस काम नहीं करने वाले क्या? एंजल ने नाइफ उठाई और एक स्मग स्माइल दी। उतारोगी तभी तो सीरियस काम होगा ना, जल्दी करो। एंजल की वाइफ ने पलटकर अस लिटिल दिया की तरफ इशारा किया जो चेयर पार बंधा था। पहले इसके कण और आंखें बंद करो। ये सुनकर वो गुस्से से चिल्लाया, आए गंदी औरत, कोई ऐसी औरत है क्या जिसे मैंने अब तक छुआ ना हो? तुझे क्या लगा तेरे ये थोड़े से एसेट्स मेरे लिए कुछ हैं? एंजल की वाइफ ने गुस्से से आंखें दिखाई, इसका मुंह बैंड करो। तभी पीछे से एक बड़ा हाथ आया और उसके सर पर जोर से मारा। उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसने अभी लिटिल दिया को बेहोश किया था। तू भी अपना चेहरा घुमा ले, सिर्फ एंजल को देखने की परमिशन है। जब सब हो गया, एंजल की वाइफ ने अपनी आउटर शर्ट उतार दी जिसे उसका फेयर और स्मूथ बॉडी रिवील हो गया। उसने हल्का सा झुककर अपनी स्लीव्स भी उतार दी। एंजल की वाइफ का फिगर हर लड़की का ड्रीम था। एंजल की नजर अचानक उसके हॉट बॉडी पार पड़ी। एंजल की वाइफ ने शर्माकर उसकी आंखों से नजर चुराई। बहुत देर बाद का सीन है। एंजल के छोटे से घर में फिर से खुशियों की हंसी गूंज रही थी। उसने अपना हाथ आगे किया, ह्यूएन तुम ध्यान से देखो। उसके हाथ में अचानक एक छोटी सी आग जलने लगी। ह्यूएन यूज बेड शौक से देख रही थी। ओह पापा, ये मैजिक है क्या? उसने आग को देखा और बच्ची को समझाया, ये बेसिक फायर कंट्रोल मैजिक है जो एक क्यूआई कल्टिवेशन रियल्म का प्रैक्टिशनर यूज कर सकता है। जब क्यूआई अलग अलग मेरिडियंस से फ्लो करती है तो हर तरह के एनर्जी फिनोमेना क्रिएट कर सकती है। एंजल ने आगे कहा, फॉर एग्जाम्पल क्यूआई को ऐसे फ्लो करोगे तो ये बेसिक वाटर कंडेंसेशन टेक्निक होगी। उसके हाथ की आग अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक ब्लू फ्लोइंग एनर्जी स्ट्रीम आ गई। उसने बच्ची को और डिटेल में समझाया, अपनी हथेली का टेम्परेचर कम करके हवा में जो वाटर वेपर है उसे पानी में कॉन्डेंस कर सकते हैं। एंजल ने ऐड किया, बल्कि आइस में भी। उसके हाथ में अब शिमरिंग आइस ब्लॉक्स द। ह्यूएन उसके हाथ में मैजिक देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुई। पापा, आप खुद से पॉप्सिकल्स बना रहे हो क्या? ह्यूएन खा सकती है क्या? ये बोलते ही उसने वो आइस ब्लॉकस छोटी सी गुड़िया के मुंह में डाल दिया। होन ने हैरा होकर अपना चेहरा पकड़ लिया। उफ, कितनी ठंडी और कितना मजा आ रहा है। वो एक्साइटेड होकर उसकी बाहों में समा गई। होन को भी सीखना है ताकि बाद में ढेर सारे आइस पॉप्स खा सकूं। एंजल ने प्यार से जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने प्यार से उसका सर सहलाया। बहुत जल्द ही बेटा, जब तक डैडी सारे इंग्रेडिएंट्स जमा कर लें, तब डैडी तेरे लिए कल्टिवेशन पिल्स बनाएंगे। होन खुशी से चीख पड़ी, वाओ, बहुत अच्छा, तो बाद में मैं ढेर सारे टेस्टी डिशेस बना पाऊंगी। उसकी मासूमियत देखकर वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अचानक ही एक मिस्टेरियस ग्रीन लाइट लिटिल नेफ्यू की तरफ तेजी से आई। एंजल्स वाइफ जो बर्तन धो रही थी, उसने पलट कर देखा जैसे कुछ फील हुआ हो। उसका चेहरा पीला पैट गया और वो चिल्लाई, एंजल जल्दी देखो। लिटिल नेफ्यू बदले की आग में हंसने लगा, मेरी मम्मी आ गई है। एंजल ने अपनी आईब्रोज रेज की और उसे गौर से देखा। लिटिल नेफ्यू की पूरी बॉडी अस ग्रीन लाइट से घिर चुकी थी। उसने धमकाया, तुम सबका खेल खत्म हो गया। एंजल्स वाइफ ने ये देखते ही आवाज लगाई, जल्दी से उसे पकड़ो। पीछे खड़ा वो मस्कुलर आदमी उसकी तरफ लपका। पार टैब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ग्रीन लाइट अब लिटिल नेफ्यू को पूरी तरह से घेर चुकी थी। वो जीत की हंसी हंसता हुआ मजाक उड़ाने लगा। जैसे ही वो आदमी उस तक पहुंचा, लिटिल नेफ्यू अचानक हाई मिस्टेरियस तरीके से गायब हो गया। जमीन पर सिर्फ ग्रीन लाइट के निशान रह गए। वो रोशनी की लहरें धीरे धीरे बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। एंजल्स फैमिली चुपचाप सब देख रही थी। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा,
ये तो 5 गोस्ट्स शिफ्टिंग आर्ट है। बाहर बड़े दरवाजे से अचानक एक औरत के गालियों की आवाज गूंज उठी। आए गंदे कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की फाउंडेशन डिस्ट्रॉय करने की। लिटिल नेफ्यू की मदर ने अपना पैर मारकर दरवाजा तोड़ दिया। वो गरज कर बोली, अगर मैं तुम सबको 1000 टुकड़ों में काट भी दूं तब भी मेरा दिल की नफरत खत्म नहीं होगी। लिटिल नेफ्यू पीछे छुपकर बोला, मम्मी इन्हें मारना मत, इन्हें तो जिंदगी भर हर जन्म तक टॉर्चर करना है। एंजल ने कुछ नहीं कहा, बस एक कोल्ड स्माइल दिया। लिटिल नेफ्यू की मदर अंदर आई और सार्केज्म में बोली, तुम नीच लोग जिन्हें आसमां जमीन का फर्क नहीं पता, बस लक से कल्टिवेशन की दुनिया में आ गए हो और हमारी मैजिक फैक्शन क्लैन को प्रोवोक करने की हिम्मत करते हो। उसने हाथ में ब्रास बेल हाईलाइट यू जीत के भाव से कहा, मेरा बेटा तुम्हें जिंदा लाश बनाना चाहता है। मेरे पास 100 तरीके हैं और हर एक तरीका मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक एक स्ट्रेंज बॉडी कहीं से उसके सामने आ गई। सामने वाली चीज को पहचानते ही उसने अपनी आईब्रोज रेज की। ये तो 100 ईयर ओल्ड डार्क एडमंथ किंग है। डार्क एडमंथ किंग का पूरा चेहरा काला था। उसकी इन ब्लैक आंखों में अटैक मोड एक्टिवेट हो चुका था। उसने बेल हिलाकर ऑर्डर दिया, इनके सारे लिम्स तोड़ दो, इनकी स्किन उतार दो और नेसियन खींच लो। लिटिल नेफ्यू की मदर ने अपने हाथ में वो बेल हिलाई। डार्क आयरन किंग ने ये सुनते ही दांत पीस लिए। उसके अंदर से एक गहरे नीले रंग का मिस्टेरियस धुआं बाहर निकला। पलक झपकते ही डार्क आयरन किंग वहां से गायब हो गया। एंजल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। डार्क आयरन किंग का हाथ अब उसके सीने के बिल्कुल करीब था, लेकिन एंजल ने भी एकदम फास्ट रिएक्शन देते हुए यूज जोरदार किक दे मारी और डार्क आयरन किंग दूर जा गिरा। एंजल को शक हुआ, इतना फास्ट। डार्क आयरन किंग ने एक सेकंड भी नहीं रुका। अपने दोनों हाथ क्रॉस करके वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। डार्क आयरन किंग ने जोरदार तरीके से अपने दोनों हाथ घुमाए। उसके शार्प क्लॉस ने एंजल की बॉडी पार एक क्रॉस कट मारा। लकीली एंजल ने टाइम पार जंप करके खुद को बचा लिया। डार्क आयरन किंग की तेज निगाहें उस पर टिक्की हुई थी। एंजल ने अटैक डॉज किया और दूर हट गया। उसका हाथ अपने गले पर कुछ कर रहा था। अपने नखुनों पर लगे ब्लैक स्मोक को देखते हुए उसने सोचा, अच्छा हुआ मैंने अपनी इनवल्नरेबल डिवाइन पावर की प्रैक्टिस कर रखी थी, वरना अपनी पूरी स्ट्रेंथ से भी इस डार्क आयरन किंग के सामने मैं बस अपनी जान ही बचा पाता। उस छोटे भतीजे की मां ने यूज घिनौनी नजरों से देखा। HMPH सोचा था कोई बहुत पावरफुल चीज होगी, इसकी वजह से मुझे अपनी सारी वैल्यूएबल चीजें तक निकालनी पड़ी। उसने अपने साथ खड़े छोटे भतीजे को दांत लगाना शुरू किया। बचपन से मैंने तुझे कितने इलेक्सर्स खिलाए हैं, कितने बैरल्स प्रेशियस मेडिसिन में नहलाया है, कितने बेस्ट कल्टिवेशन फर्नेसेस में ट्रेन किया है, फिर भी तू ऐसी ट्रैश चीज से कैसे हार सकता है। उसने शक करते हुए आर्ग्यू किया। माँ, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बंदा ईल जैसा स्लिपरी है। मैं और अननोन मास्टर दोनों उसके हाथों से धोखा खा चुके हैं। ऊपर से वो ऐसी वियर्ड डिवाइन पावर की प्रैक्टिस करता है जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं। छोटे भतीजे ने उसकी तरफ इशारा किया। माँ देखो, एंजल की गर्दन पर एक लंबे ब्लैक कलर का मिस्टेरियस मार्क था। उसने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, सच में ये मैजिक नहीं है, ये डिवाइन पावर है। सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पार होकर भी इसके पास इतनी यूजफुल डिवाइन पावर कैसे हो सकती है। छोटे भतीजे ने धीरे से उसके कण में फुसफुसाया। माँ, जब तक वो डार्क किंग से डील कर रहा है उसकी वाइफ और बच्चों को पहले पकड़कर कंट्रोल कर लो, ताकि वो कोई गलत मूव ना कर सके। छोटे भतीजे की माँ स्मग स्माइल के साथ हंसी। गुड आइडिया है। उसने अपनी बात खत्म करते ही सीधे एंजल की वाइफ और होन होआ नंग की तरफ लपकी। जब उसका चेहरा एरोगेंस से भरा हुआ था तभी अचानक एक लंबा और मस्कुलर फिगर उसकी तरफ लपका। छोटे भतीजे की माँ ने एक नजर डाली। अचानक वो आदमी एकदम स्टिफ हो गया। मैं हूँ पर्पल सेक्ट ऑफ माउंट लू। एंजल्स वाइफ ने उसकी तरफ वार्निंग भरी नजरों से देखा। तुम यहाँ मत आना वरना बहुत पछताओगी। डैगर्स मदर पूरे घमंड के साथ करीब आई। उसने ताना मारा, HMPH छोटी मोटी चीज। अगर ये लड़की मेरे बेटे के लिए थोड़ी भी इम्पोर्टेंट ना होती तो मैं कब की। उसके सेंटेंस खत्म होने से पहले ही एंजल्स वाइफ ने अपना हाथ उठाया और एक रहस्यमय पावर कॉन्सेंट्रेट की।
एंजल्स वाइफ के हाथ से एक बड़ी सी आग की लपक निकलकर उसके पूरे बॉडी को अपनी लपेट में ले लिया। पीछे खड़ा डैगर घबराकर जोर से चिल्लाया, माँ। इधर एंजल अभी भी ब्लैक स्टील किंग से निपटने में बिजी था। जब उसने अपनी वाइफ को इतना पावरफुल मूव यूज करते देखा तो वो फख्र से मुस्कुरा उठा। तभी उस लाल धुएं के बीच से एक हाथ बाहर निकला। डैगर्स मदर को कुछ नहीं हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से काला पैट गया था। डैगर्स मदर का गुस्सा फट पड़ा। वो दांत पीस्ट यूं चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंजल्स वाइफ ने अपनी आंखें कास के बंद की और अगला मूव अनलीश किया, प्रोफाउंड लाइट टेक्निक। डैगर्स मदर ने एंजल्स वाइफ के हाथों से निकलती रोशनी से अपनी आंखें बंद कर ली। वो हैरान रह गई। ये क्या है? एंजल्स वाइफ ने अपने दोनों हाथों से एक साथ कई पावरफुल अटैक्स अनलीश किए। लिटिल थंडर टेक्निक, वाइंड ब्लेड, प्रोफाउंड आइस टेक्निक और फिश नीडल एक्यूपॉइंट सीलिंग। पता नहीं कौन सा एक्यूपॉइंट, बस रैंडमली मारा। एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और काला धुआं चारों तरफ फैल गया। एंजल्स वाइफ जोर से चिल्लाई। उसकी आंखों में होन और खुद को बचाने की डिटर्मिनेशन चमक रही थी। एक और बार। एक्सप्लोसिव फ्लेम, थंडर टेक्निक, वाइंड ब्लेड, प्रोफाउंड आइस टेक्निक, फिश नीडल एक्यूपॉइंट सीलिंग। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। एक और बार। एक्सप्लोसिव फ्लेम, थंडर टेक्निक, वाइंड ब्लेड, प्रोफाउंड आइस टेक्निक, फिश नीडल एक्यूपॉइंट सीलिंग। होन एंजल्स वाइफ के पैरों के पास छुपी हुई थी। उसने धीरे से अपना सर बाहर निकला और देखा। उसके हाथ से ब्रॉन्ज बेल गिरकर जमीन पर जोरदार आवाज के साथ टकराया। डैगर्स मदर जमीन पर मोशनलेस पड़ी थी। उसका पूरा बॉडी नीडल्स से भरा हुआ था। उसकी बॉडी पर हर जगह निशान थे। आंखें ऊपर की तरफ पलट चुकी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। डैगर पूरी तरह पैनिक में था। वो जोर से चिल्लाया, ये लगातार इतनी मैजिक कैसे उसे कर सकती है? इसे एनर्जी रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती क्या? है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।